नमस्कार दोस्तों, वेद ज्ञान 02 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वह मंच है जहां हम उन कहानियों को आपके सामने लाते हैं जो सिर्फ किस्से नहीं होती बल्कि हमारे समाज की अनकही सच्चाइयों का आईना होती है। कहानियां जो सोच बदल सकती हैं, दिल को छू जाती हैं और कभी कभी भीतर तक हिला देती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी लेकर आए हैं, एक औरत की कहानी। जी हाँ साथियों, यह एक आम सी औरत है, लेकिन उसकी जिंदगी की कहानी इतनी असाधारण है कि शायद आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यह उस समाज की कहानी है जिसमें हम जी रहे हैं, जहां औरत को पूजा भी जाता है और उसी को रोज रोज तोड़ा भी जाता है। साथियों, ये कहानी आपको अंदर तक झकझोर देगी। शायद इसलिए नहीं कि इसमें कुछ नया है, बल्कि इसलिए कि इसमें वही पुरानी सच्चाई है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आइए, दिल और दिमाग को थोड़ा खोलिए और चलिए आज की यह सच्ची और कड़वी सच्चाई के सफ़र पर। सर, वो 12 नंबर वाली ने आग लगा ली है। क्या, कब, कैसे? सर, वो पता नहीं सर। आप देखिए सर। द्रौपदी मिश्रा को बैठने का इशारा कर अधीक्षक तीव्र गति से केयरटेकर के पास पीछे चल पड़े। कोई 1.25 घंटे बाद वे दोबारा अपने कमरे में आए। वे काफी परेशान लग रहे थे। इज एवरीथिंग ऑल राइट सर? द्रौपदी मिश्रा ने पूछा। नो, एक्चुअली यहाँ भर्ती एक औरत ने आग लगा ली है। 70% झुलस गई है। ओ सो सैड सर। पुलिस इंक्वायरी होगी। अब कौन है ये औरत सर? क्या मैं जान सकती हूँ? कुछ साल पहले ही यहाँ आई है। वैसे शांत है, कभी कभी अग्रेसिव हो जाती है। घर वालों का सपोर्ट मिलता तो दवाओं से ठीक हो जाती, लेकिन घर वाले यहाँ छोड़ गए। सब कुछ बता पाना संभव नहीं। तुम्हें कुछ अलग केस के बारे में जानना था ना? एक काम करो, एक डायरी है जो उसके घर वाले इसके सामान के साथ दे गए थे। तुम उसे पढ़ो, शायद उससे कुछ हेल्प मिले, पर कल तक वापस कर देना। श्योर सर। उन्होंने प्यून से डायरी मंगवाकर द्रौपदी को दे दी। पीले रंग की वह डायरी, कवर पेज पर गणेश जी का चित्र बना था और अंदर खूबसूरत अक्षरों में लिखा था मधुवंती। द्रौपदी मिश्रा कौन है? थोड़ा इसके बारे में जानिए। द्रौपदी मिश्रा मनोविज्ञान विषय से मानसिक रोगों पर रिसर्च कर रही हैं। इसी सिलसिले में वे अपने क्षेत्र के नवलपुर मानसिक आरोग्य केंद्र में आई हैं और अधीक्षक से क्रिटिकल केसेस की जानकारी ले रही हैं। घर आते ही द्रौपदी ने डायरी खोलकर पढ़ना शुरू किया। शुरुआत में एक भोली मासूम सी लड़की की तरह मधुवंती ने अपने सपने, अपनी रोजमर्रा के क्रियाकलाप लिखे थे। बीच के पन्ने खाली थे। फिर अचानक कहीं से लगातार बहुत कुछ लिखा गया था। अचानक पन्ने पलटते पलटते द्रौपदी चौंक गई। फोन फिर बज रहा है। मैंने देखा, ये उसी की कॉल थी। 12वीं कॉल। मैंने वह नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। हालांकि मैं जानती हूँ इससे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं, पर क्या करूँ? किससे कहूँ? कौन समझेगा? हे भगवान, यह मेरे साथ ही क्यों? और नहीं, बस अब और नहीं। आगे लिखा था, कुछ महीनों पहले की ही तो बात थी। बहुत खुशहाल तो नहीं, पर जिंदगी ठीक ठाक सी अपने धर्रे पर चल रही थी। सब कुछ तो था मेरे पास। बड़ी शानदार कोठी, सास ससुर, ननंदों से भरा पूरा परिवार, 2 प्यारे बच्चे और अपने क्षेत्र में बेहद सफल क्रिमिनल लॉयर, दबंग व्यक्तित्व के मालिक मेरे पति विशाल दयाल। इतने लोगों और ढेर सारे नौकर चाकरों के बाद भी कुछ था जो खोया हुआ सा था। मेरी खुशी। मैं खुश नहीं थी। क्यों खुश नहीं थी? किस चीज़ की कमी है? अक्सर लोग पूछते, बहनें पूछती, क्या कहूँ, किससे कहूँ? जीवन जीने के लिए सिर्फ भौतिक सुख साधनों की जरूरत नहीं होती। कुछ एहसास भी जरूरी होते हैं जो दब चुके हैं। सालों पहले 17 वर्ष की सपने देखने की उम्र में ही गृहस्थी की बागडोर मेरे हाथों में थमा दी गई थी। खूबसूरत होना भी एक गुनाह है शायद। अगर बेटी गरीब की हो तो सच में ये श्राप है। शहर के जाने माने मजिस्ट्रेट नारायण दयाल ने मुझे अपने बेटे के लिए चुना था। इस बात से मेरे माता पिता इतने खुश थे कि उन्होंने उम्र का अंतर भी नज़रअंदाज कर दिया। यह मुझसे पूरे 13 वर्ष बड़े थे। ब्याह होकर आई तो बेहद डरी हुई थी। यही पाया कि यह ब्याह पूरी तरह बेमेल था। अंतर सिर्फ उम्र और स्टेटस का नहीं,
हर स्तर पर था। सबसे बड़ा अंतर हम पति के नजरिए का था। खैर, पहले ही दिन से पति के रब का ऐसा असर पड़ा कि मैं उनके हर आदेश पर झुकती चली गई। वे मुझे पति कम, मेरे मालिक ज्यादा लगते। उनसे हर वक्त डरती रहती, कभी खुलकर अपनी इच्छाएं व्यक्त नहीं कर पाई। धीरे से एक दिन पढ़ने की इच्छा जाहिर की थी तो इन्होंने जिस तरह से खा जाने वाली नजरों से घूरा कि मेरी आवाज हलक में ही अटक गई थी। बड़े बूढ़ों की सेवा करो, पढ़कर कौन सा तीर मारोगी। माँ बाबूजी की सेवा के लिए लाया हूँ, ब्याह कर पढ़ाने लिखाने नहीं। उस दिन के बाद पढ़ने की कभी कोई बात नहीं हुई। माँ की दी सीख के अनुसार ससुराल में सबको खुश रखने का भरसक प्रयास करती रही। सब खुश भी थे मुझसे। साल बीतते बीतते माँ बनने की खुशखबरी भी मिल गई। इतनी जल्दी मैं माँ बनने को तैयार ना थी, पर घर में सभी को बच्चे की जल्दी थी। सो सबकी इच्छा के आगे भला मेरी क्या चलती। बच्चे के जन्म के समय मैं चाहती थी मेरे पति मेरे पास रहें, थोड़ा वक्त मेरे साथ गुजारें, लेकिन उनकी व्यस्तताएं बढ़ती जा रही थीं। वे सुबह कोर्ट निकल जाते, दोपहर में भोजन के लिए आते, थोड़ा आराम करके फिर कोर्ट निकल जाते, फिर सीधा रात को घर में घुसते। फाइलों के ढेर के साथ घर के ही एक कमरे में बने ऑफिस में ही कई बार आधी रात तक फाइलों से सर खपाते रहते। मैं बात करने को भी तरस जाती। मैं उन्हें बताना चाहती कि आज मैंने क्या क्या किया, कि आज मैंने बच्चे की धड़कन महसूस की, कि आज बच्चे ने पहली बार लात मारी, लेकिन उनके पास ये सब सुनने के लिए वक्त कहाँ। बच्चे के जन्म के बाद भी यही शेड्यूल बना रहा। शिकायत का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि शिकायत सुनने वाला कोई था ही नहीं। हार कर मैंने अपने इस जीवन को ही अपनी किस्मत मान लिया था। मैंने बच्ची में मन लगाना शुरू किया, उसमें अपना बचपन खोजने लगी। समय अपनी गति से बीत रहा था। देखते ही देखते मैं एक और बेटे की माँ बन गई। मेरी खुशियाँ, मेरी आशाएं, अपेक्षाएं सब अपने बच्चों तक सीमित होकर रह गई थीं। कभी मायके जाती तो अपनी हम उम्र सहेलियों को ठिठोली करते देख मानो फिर से वही पुरानी मधुवंती बन जाती। जी भरकर जीने की कोशिश करती, पर ये दिन ज्यादा देर तक स्थायी न रह पाते। मायके में मुझे ज्यादा रुकने की इजाजत नहीं थी। माँ बाबूजी कट कर रह जाते, मानो अपनी हैसियत से ऊंचे खानदान में लड़की ब्याहने की यही सजा थी। मेरी शादी हुए 17 साल बीत चुके थे। जिंदगी ऐसे ही चल रही थी कि एक दिन घर मिलने आई प्रभा मेरी बहन ने कहा, लाओ दीदी आपका फेसबुक अकाउंट बना दूं। नौकर चाकर होने के बाद भी सारा दिन बस घर में खटती रहती हो। छोड़, मुझे इतना टाइम कहाँ। मैंने कोई रुचि नहीं दिखाई। अरे करना ही क्या है यहाँ। परिवार वाले, स्कूल के दोस्त, पुराने बिछड़े सब यहाँ मिल जाएंगे। कभी कभी ऑनलाइन आकर मिलजुल लिया करना और क्या। अच्छा, सबसे फेसबुक पर मिलना हो जाएगा। बना दे मेरा अकाउंट और मैनेज करना भी सिखा दे। फेसबुक अकाउंट बन गया और प्रभा ने मेरी एक अच्छी सी तस्वीर भी लगा दी थी। कुछ परिवार वालों को रिक्वेस्ट भी भेज दी थी। काम से फुर्सत होकर मैं कभी कभी फेसबुक देख लेती। सबको जन्मदिन की बधाई देना और डीपी पर लाइक करने के अतिरिक्त कुछ नया या मन बांधने जैसा कुछ भी ना मिलता तो 5 मिनट में ही बंद भी कर देती। एक रात देर तक विशाल दयाल मेरे पति ऑफिस में ही बैठे रहे। मैं फेसबुक चलाकर इंतजार के लम्हे काट रही थी। तभी एक नोटिफिकेशन चमका, किसी ने रिक्वेस्ट भेजी थी। यूं तो मैं रुचि ना होने की वजह से रिक्वेस्ट ना देखती ना कंफर्म करती, पर उस दिन समय काटने के लिहाज से मैंने रिक्वेस्ट भेजने वाले की प्रोफाइल खोली। कुणाल शर्मा, आयु 24 साल, स्थान मुरादाबाद। भेजने वाले की डीपी काफी आकर्षक थी। मैं देखने लगी, काफी तस्वीरें थीं, काफी सारी मनोरंजक पोस्ट भी थीं। ऐसा लगता था ये कुणाल काफी मनमौजी और हंसने हंसाने वाले स्वभाव का बंदा है। मैं मुस्कुरा पड़ी। इतने सालों बाद आज अनायास मेरे होठों पर मुस्कुराहट आई थी। इनके आते ही मैंने फेसबुक बंद करके फोन रख दिया, पर विशाल दयाल ने तो मुझ पर नजर डालने की भी जहमत नहीं उठाए और बेड पर एक तरफ पीट कर सो गए। एक आह मेरे मुंह से निकल गई, क्योंकि कल मेरा जन्मदिन है और मैं कब से यह प्रतीक्षा कर रही थी कि ये आएंगे और एक मुबारकबाद तो मुझे जरूर देंगे।
मेरी कोई मांग नहीं कि गहने चाहिए, कपड़े चाहिए, बस इतना ही चाहा था कि एक बार प्यार से अपने हाथों में मेरा हाथ लें और मेरे जन्मदिन पर मुझे सिर्फ एक प्यार भरी मुबारकबाद दे दें। लेकिन हर बार की तरह ये रात भी यूं ही गुजर गई। दोपहर में सब काम से फारिग हो गई थी, बस लंच पर इनके आने का इंतजार था ताकि गर्म रोटियां सेक कर खिला सकूं। थोड़ी देर सुस्ताते हुए फ़ोन उठाया तो एक और नोटिफिकेशन चमक रहा था, मैसेज रिक्वेस्ट का। देखा तो ये कल वाले लड़के की ही मैसेज रिक्वेस्ट थी। रिक्वेस्ट कबूल करने का क्या लेगी मोहतरमा, कब से आवेदन किया है, कृपा करके निवेदन स्वीकार करें। उसकी भाषा शैली पर मुझे हंसी आ गई। मैंने अब भी उसकी रिक्वेस्ट कंफर्म नहीं की थी, न ही मैसेज का कोई जवाब दिया। विशाल दयाल आ चुके थे। मैंने झटपट खाना लगाया। स्पेशल लंच की ओर भी उनका ध्यान नहीं गया। खाना खाते हुए भी लगातार फोन पर बात करते रहे। मन ही मन कहीं यह इच्छा फिर एक बार उठकर दफन हो गई कि वे मुझे बर्थडे विश करते। खैर, उनके जाने के बाद मैं बहुत देर तक अपने मायके वालों से फ़ोन पर बात करती रही। मन भारी होता जा रहा था। रात में भी खाना खाकर वे सोने चले गए तो मेरे सब्र का बांध टूट गया। क्या मैं सिर्फ एक काम वाली बाई की हैसियत रखती हूँ? वह भी पगार लेती है, छुट्टियाँ लेती है। मैं तो बिना पगार, बिना छुट्टी वाली बाई हूँ। आंसू पोंछते हुए ना जाने क्यों मैंने फ़ोन उठाया। नेट ऑन किया तो फिर एक नोटिफिकेशन आया। मैंने जिज्ञासावश देखा, उसी लड़के ने फिर मैसेज भेजा था, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करनी तो मत करिए मैम, पर बर्थडे विश तो ले लीजिए। हैप्पी बर्थडे मैम। मैं आश्चर्यचकित थी। मेरे सो कॉल्ड पति अपने घोड़े बेचकर सो गए। 24 घंटों में एक बार भी विश नहीं किया और ये पराया लड़का ... इसे क्या पड़ी है विश करने की? ना चाहते हुए भी मेरी उंगलियों ने मैसेज रिक्वेस्ट एक्सेप्ट पर क्लिक कर दिया। मैंने टाइप किया थैंक्स और सेंड कर दिया। फिर आश्चर्य, वहाँ से तुरंत जवाब आया, मैसेज रिक्वेस्ट कबूल करने का शुक्रिया मैडम। अब फ्रेंड रिक्वेस्ट कब कबूल करेगी? मैं अनजानों का मित्रता निवेदन स्वीकार नहीं करती। ठीक है, तो कुछ दिन बाद कीजिए। जब अनजाना ना रहूं तब मित्र बना लीजिएगा। साथ में मुस्कुराते हुए 2 इमोजी भी थे। अरे मुझे नहीं करनी तुमसे बात। पर क्यों मैम? क्या मैं इतना बुरा लगता हूँ? बदतमीज, मवाली लगता हूँ? ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे इसमें कोई रुचि नहीं, ना इतना टाइम है। मैसेज कर मैंने नेट ऑफ कर दिया और सोने की कोशिश करने लगी। 2 दिन तक मैंने फेसबुक लॉगिन ही नहीं किया, ना नेट ऑन किया। लेकिन लोग शांत एकांत में भी नहीं रहने देते। प्रभा, मेरी बहन, ने फ़ोन किया, व्हाट्सएप पर मैसेज किए, तुमने देखे नहीं? सब ठीक है ना? हाँ ठीक है, बस फुर्सत नहीं मिली। मैंने टालने की कोशिश की, पर उसके कहने पर नेट ऑन करना ही पड़ा। नेट ऑन होते ही मैसेंजर के मैसेज पॉपअप होने लगे। हाय राम, इतना कौन याद कर रहा है मुझे? मैंने मन ही मन सोचा। व्हाट्सएप से पहले मैसेंजर ही खोल लिया। उसी के मैसेज थे, 1-2 नहीं, ढेरों। मैम शुभ प्रभात। मैम आज ऑनलाइन नहीं आई आप, लगता है आप नाराज हैं मुझसे। सॉरी, पर प्लीज़ ऑनलाइन आइए। आज दूसरा दिन है, आज भी आप नहीं दिखी। क्यों, क्या हुआ है आपको? तबीयत ठीक है ना मैम? मुझे अब चिंता हो रही है। ईश्वर करे आप ठीक हो। नाराजगी, उदासी, तबीयत खराब, जो भी है बताइए प्लीज़। उसके बाद एक के बाद एक लगातार दुखी भाव प्रदर्शित करने वाले इमोजी थे। हद है, ये लड़का पीछे ही पड़ गया। चाहता क्या है आखिर? ये तो तय था कि मैं फेसबुक पर नहीं आऊं तो भी यह मैसेज भेजता रहेगा। सोचा, इससे ही बात कर लूं। मैं ठीक हूँ और फालतू मैसेज भेजना बंद करो। 5 मिनट बाद ही जवाब आया। फिर फेसबुक से नाराजगी थी या मुझसे? तुम सारा दिन ऑनलाइन रहते हो, कोई काम नहीं है क्या? आपके मैसेज के इंतजार में ऑनलाइन हूँ, वरना बेला नहीं हूँ। खेती बाड़ी है, बटाई पर खेत दिए हैं और भैया के साथ उनके बिजनेस को देखता हूँ। मेरी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं तुम्हें, समझे? इस पर आपका जोर नहीं मैम। आप मुझे रत्ती भर भाव ना दें, पर मैं करूँगा आपकी चिंता। यह मेरी इच्छा है।
मान ना मान मैं तेरा मेहमान। कौन हो तुम मेरे जो चिंता कर रहे हो? मेरे घर वाले हैं मेरी चिंता करने को। जी मैम, आप खुशकिस्मत हैं जो इतने लोग हैं आपके लिए। पर मुझे और कुछ नहीं तो एक अदना सा दोस्त या शुभचिंतक ही समझ लीजिए। तुम तो पीछे ही पड़ गए हो। जब तक दोस्त स्वीकार नहीं करेगी पीछे पड़ा रहूंगा। ब्लॉक करोगी तो दूसरी तीसरी आईडी से आऊंगा। पर क्यों? आप अच्छी लगती हैं मुझे, बहुत अच्छी। आपको देखकर लगता है आपसे बात करूं। ओ चुप करो, यकीन करिए मैम, बस आपसे बात करना अच्छा लगता है। गुस्सा आ रहा है अब मुझे। कर लीजिए गुस्सा, खूबसूरत लोगों पर गुस्सा जचता है। गुस्सा करते हुए अपनी पिक भी भेज दीजिएगा। माँ कसम, इतना सुंदर चेहरा मैंने अभी तक नहीं देखा। आंखें हटती ही नहीं, तभी तो आपको रिक्वेस्ट भेज दी। पर कहते हैं ना, खूबसूरत लोग संगदिल होते हैं। आपने अभी तक एक्सेप्ट नहीं की। बकवास बंद करो, मुझे और भी काम है। अब मैसेज मत करना कहकर मैंने नेट ऑफ कर दिया। मैं सुंदर 17 साल पीछे चली गई। मैं शुरू में सास कहती थी चांद का टुकड़ा लाई हूँ अपने बेटे के लिए, पर विशाल दयाल ने शायद ही कभी ऐसा कोई कॉम्प्लीमेंट दिया हो। उनकी नज़रों में कभी अपने लिए प्रशंसा जैसा कोई भाव ना देखा। वे बिस्तर पर कभी कभी मेहरबान होते तो भी एक दाता का भाव रखते, मानो इस तरह वे भी मुझ पर एहसान कर रहे हों। एक गहरी सांस लेकर मैं अपने कामों में बिजी हो गई, लेकिन उसकी बात दिमाग में आती रही। इतना खूबसूरत चेहरा मैंने आज तक नहीं देखा। खूब बकवास, मैंने अपना सर झटक दिया। पर आज नहा धोकर आईने के सामने खड़ी हुई तो ना चाहते हुए भी बार बार खुद को निहारने लगी। आप खूबसूरत हैं, उसकी बात दिमाग में चलने लगी। ओ उसकी बातें। आज बरसों बाद भी जी भरकर खुद को आईने में निहारा और स्वयं पर ही मुस्कुरा दी। रात को विशाल दयाल खर्राटे भर रहे थे, पर मेरी आंखों में ना जाने क्यों नींद नहीं थी। फेसबुक खोला तो आशानुरूप कुछ ही मिनटों बाद कुणाल शर्मा का मैसेज आया। सोए नहीं आप? मैंने मैसेज अनदेखा कर दिया। उसके 2-4 और भी मैसेज आए, पर मैंने जवाब ना देना ठीक ही समझा। सुबह उठकर मैसेंजर चेक किया, उसका कोई नया मैसेज नहीं था। चलो, शायद समझ गया कि मुझे उसकी पंचायत अच्छी नहीं लग रही। लेकिन आश्चर्य हुआ जब पूरे दिन उसका कोई मैसेज नहीं आया। आज छठा दिन था और अब तक उसका कोई मैसेज नहीं आया था। शायद समझ गया है कि मैं उसे नज़रअंदाज करती हूँ, पर कहीं वह बीमार तो नहीं। ओह, मुझे क्यों चिंता हो रही है? मैं खुद से ही सवाल जवाब कर रही थी। एक बार पूछना तो चाहिए, पर वो क्या सोचेगा। मैंने उसकी प्रोफाइल खोली। उसके दोस्त ने उसे टैग करके उसके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए पोस्ट की थी। ओ मतलब वह सच में बीमार है। एक बार तो पूछना ही चाहिए। हेलो, कैसे हो? हिचकते हुए मैसेज किया। कोई घंटे भर बाद जवाब आया। आपने पूछ लिया, सब अच्छा है। क्या हुआ तुम्हें? एक्सीडेंट कब, कहाँ, कैसे? जब आपने मेरे मैसेज देखकर भी जवाब नहीं दिया, तब आपके नज़रअंदाज करने की वजह से। सच बताऊं कैसे हुआ? मैं झूठ नहीं बोलता मैम। आपने मेरे किसी मैसेज का जवाब नहीं दिया था, जबकि मैं सिर्फ आपके लिए इतनी देर तक ऑनलाइन था। मुझे हताशा भी हुई, गुस्सा भी आया खुद पर। दोस्तों के साथ बाइक पर ड्राइव पर निकला था, गुस्सा हावी था। तेज स्पीड में अचानक ब्रेक लगाने से बाइक स्लिप हो गई। ज्यादा तो नहीं लगी। इस पर उसने अपनी तस्वीर भेज दी। हाथ और चेहरा जख्मी हुए थे। चेहरे पर एक तरफ कान के ऊपर टांके आए थे, हाथों में जख्म ही जख्म थे। मुझसे देखा नहीं जा रहा था। जल्दी ठीक हो, गेट वेल सून। आप बात करती रहोगी तो जल्दी ठीक हो जाऊंगा। यह क्या पागलपन है? अब है तो है, सिर्फ आपके लिए है। आप स्पेशल हो मेरे लिए। एकदम से दिल धड़क गया मेरा। ऐसा तो कभी इतने सालों में किसी ने नहीं कहा मुझसे कि मैं उसके लिए स्पेशल हूँ। और ये पराया लड़का। तुम आराम करो, फिर बात करेगी ना? हाँ पक्का, अब आराम करो। आज शाम मंदिर में दिया जलाते हुए मैंने उसके लिए भी प्रार्थना की थी। अब यह एक सिलसिला बन गया। मैं रोज कभी 10, कभी 15 से 20 मिनट उससे बातें करती।
उसके जख्म तेजी से भर रहे थे। वह रोज अपनी तस्वीर मुझे भेजता और पूछता, मेरी स्मार्टनेस में कमी तो नहीं आई ना? मैं हंस देती, नहीं, बहुत स्मार्ट हो, कोई लड़की पसंद तो कर लेगी ना? टाकों के निशान देखकर भगा तो नहीं देगी? नहीं बाबा, आंख बंद करके पसंद कर लेगी। कैसे विश्वास करूं? आपने तो अभी तक पसंद नहीं किया, पेंडिंग में डाल रखी है रिक्वेस्ट। ओह लो, एक्सेप्ट कर ली, धन्यवाद मोहतरमा। मैं हंस पड़ी। आप हंस रही हो ना? तुम्हें कैसे पता? मैं मन पढ़ लेता हूँ बिना देखे। आप चाहती हो देखकर पढ़ूं तो आप वीडियो कॉल कर सकती हो। जी नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। डर गई आप? कैसा डर? यही कि आपको देखकर आपके दिल की सारी बातें ना जान जाऊं। शट अप। ओके, हो जाता हूँ। शट अप नहीं कहूँगा कुछ। मैं कहाँ कुछ कह होता हूँ कुछ कहने वाला। आराम करो, मैं कल मिलती हूँ। आज उसका बर्थडे था। मैंने विश किया तो चाहत कर बोला, गिफ्ट नहीं दोगी? क्या गिफ्ट चाहिए? नाराज तो नहीं होगी? आप बताओ तो बिना जाने कैसे कह दूं? एक वीडियो कॉल, बस 5 मिनट की, प्लीज। ओह, ये लड़का, लो उठाओ कॉल। वीडियो कॉल पर वह चुपचाप बैठा रहा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे तो लगा था कि डांट दोगी। बर्थडे है इसीलिए जे गिफ्ट समझो। हाँ हाँ, समझ गया, वरना कहाँ आप, कहाँ मैं भला? आप जैसी अजबोगरीब खूबसूरत शख्सियत मुझे क्यों वीडियो कॉल करेगी? उसने जिस तरह से मुंह बनाया, मेरी हंसी छूट गई। पागल, आपकी वजह से दोनों हंसने लगे। इस हंसी जख्म में पता ही नहीं चला कब वो मैम से सीधा नाम लेने लगा। आपसे तुम पर आ गया। उससे बातें करना अब मुझे भी भाने लगा। वो अपनी बातों से मुझे हंसाता रहता, मेरी परवाह करता, मेरे हर काम की तारीफें करता। जब भी किसी भी वजह से मैं मायूस होती तो वह अपनी बातों से एक नई ऊर्जा भर देता। मैं एक अनजानी सी खुशी महसूस करने लगी थी। दिन गुजर रहे थे। आईने में खुद को देर तक निहारना और बेवजह मुस्कुराना शुरू कर दिया। मुझे खुद नहीं पता, अब तो मैं गुनगुनाने भी लगी थी। 4 महीनों में वह मेरी आदत बन चुका था। हम दोनों एक दूसरे से बात करने का इंतजार करते। 2 दिन बाद मेरी शादी की वर्षगांठ थी। जब कुणाल शर्मा को ये पता चला तो उसने चुटकी ली, तो मैडम कैसे सेलिब्रेट करने वाली है? विशाल दयाल की जेब को छूना लगने वाला है। मैं फीकी हंसी हंसती, बोलो ना, क्या क्या करने वाली हो? आई मीन क्या गिफ्ट दोगी विशाल दयाल को? उनसे क्या मांगा है? बताओ बताओ। उसने आंखें चमकाई। कुछ नहीं मांगा उनसे, और मैंने भी कुछ गिफ्ट नहीं लिया उनके लिए। उन्हें पसंद नहीं आता किसी का भी लाया हुआ कुछ। बस शानदार नाश्ता खाना बनाऊंगी। शाम को कहीं बाहर खाना खाने जाएंगे फैमिली के साथ। बस हो गया, बस। हाँ, वो कुछ देर शांत रहा, फिर बोला, विशाल दयाल काफी रिजर्व नेचर के हैं। हाँ, यही समझो, रोमांटिक नहीं है ना। ये तुम कैसे कह सकती हो? तभी एनिवर्सरी पर भी पूरे परिवार को साथ ले जाते हैं। अरे कम से कम इस दिन तो दोनों को क्वालिटी टाइम बिताना चाहिए साथ में। परिवार तो वैसे भी साथ रहता ही है। कहाँ फंस गई तुम, बोरिंग आदमी के साथ? 1 मिनट, ये तुम मेरे पति के लिए कह रहे हो? बहुत ज्यादा बोलने लगे हो। मैं चिढ़ गई। सॉरी सॉरी, भारतीय नारी, रियली सॉरी। पति चाहे जैसा भी हो, भारतीय नारी उसके खिलाफ सुन नहीं सकती। काश मुझे भी ऐसी ही पत्नी मिले। हम अच्छी ही मिलेगी। अच्छी नहीं, तुम्हारे जैसी। हाँ ठीक है बाबा, मेरे जैसी। तुम्हारे जैसी मिल गई ना तो सर आंखों पर बैठाकर रखूंगा उसको। एनिवर्सरी पर तो ऐसा सरप्राइज दूंगा कि बस सुबह सुबह उसे चूमकर प्यार से उठाऊंगा। फिर उसकी पसंद का नाश्ता अपने हाथों से बनाकर उसे खिलाऊंगा और मेरे लिए लंच बनाएगी। मैं किचन में उसकी हेल्प करूंगा। हम काम के साथ साथ किचन में भी रोमांस करते जाएंगे। छन की आवाज के साथ मेरी तंद्रा बंद हुई। देखा, हाथ से चमचा छूटकर नीचे गिरा था। विशाल दयाल डाइनिंग टेबल पर बैठे चिल्ला उठे, कर क्या रही हो? टाइम से नाश्ता ... भी नहीं दे सकती? पता नहीं कहाँ खोई है। घबरा कर मैंने फटाफट नाश्ता लगाया और परोसते हुए बोली, आज जल्दी आ जाएंगे ना?
किस लिए? कोई शॉपिंग वपिंग है तो ड्राइवर को लेकर चली जाओ, मुझे मत घसीटो, आज अपनी मैरिज एनिवर्सरी है। विशाल दयाल ने बिना नजर उठाए धीरे से कहा, देखूंगा, कोशिश करूंगा। जी बच्चे भी कह रहे थे बाहर खाने को और अम्मा जी भी कितने दिन से बाहर नहीं निकली। डिनर बाहर कर लें आज तो, मैंने कुछ घबराते हुए कहा। डर था कहीं मना ना कर दें। ठीक है, देखता हूँ, शाम को फ़ोन कर दूंगा जैसा भी प्लान होगा। मेरी तसल्ली के लिए इतना ही काफ़ी था। मैं खुश थी। घर के कामों से फार्ग होने के बाद मैंने इनके पसंद के रंग की साड़ी पहनी, हल्का सा श्रृंगार कर इनकी राह देखने लगी। कितने दिनों बाद साथ कहीं जाने का मौका आया है। 2-4 सेल्फी ले ली, एक फेसबुक पर अपलोड भी कर दी। तुरंत कुणाल शर्मा का मैसेज आया, जान लोगी आज तो। मेरी हंसी छूट गई। जाओ एंजॉय करो, बस उन्हीं का इंतजार है। रात 8 बजे तक विशाल दयाल का आता पता नहीं था। फ़ोन किया तो पता चला किसी क्लाइंट के घर पर हैं। कोई बेहद इम्पोर्टेंट केस है। तुम बच्चों और माँ को लेकर ड्राइवर के साथ चली जाओ, मैं वहीं ज्वाइन कर लूँगा। बहस का कोई मतलब नहीं था। मैं चुपचाप बच्चों और माँ जी के साथ उनके सुझाए हुए रेस्टोरेंट पहुँच गई। उनका वेट करते करते फाइनली उनके बिना ही डिनर कर रात 11 बजे हम वापस आ गए। उन्हें फिर फ़ोन किया तो उन्होंने बताया उन्हें आने में लेट हो जाएगा। खाना खा चुके थे। मैं चिंता ना करूं, मन रोने का हो रहा था, आंसू और भिगो रहे थे। मैं फेसबुक खोलकर बैठ गई। आज मैंने आगे बढ़कर कुणाल शर्मा को मैसेज किया, अरे तुम इस वक्त ऑनलाइन, कैसा रहा सेलिब्रेशन, क्यों इस वक्त ऑनलाइन नहीं आ सकती? मैंने उसके सवाल को इग्नोर करते हुए कहा, इस वक्त तो तुम्हें और विशाल दयाल को एक दूसरे के साथ होना चाहिए, एक दूसरे में खोए हुए। क्यों? गलत कह रहा हूँ क्या मैं? 18 साल हो चुके हैं हमारी शादी को, तो क्या हुआ? कुछ एहसास कभी पुराने नहीं होते। वैसे विशाल दयाल कहाँ हैं? बताया नहीं। सेलिब्रेशन कैसा रहा? मेरी लंबी चुप्पी भांप कर बोला, सुनो, बुरा ना मानो तो एक वीडियो कॉल करूं 2 मिनट को? किस लिए? तुम्हें देखने के लिए। नहीं। हाँ चलो, उठाओ कॉल प्लीज़। वीडियो कॉल पर वो पलकें झपकाए बिना मुझे देखता रहा। 2 मिनट हो गए। अरे हाँ, पर 2 मिनट का मतलब हर समय 2 मिनट ही नहीं होता। कितनी प्यारी लग रही हो। विशाल दयाल तो गया आज काम तमाम। वह हंसा, शट अप, जब देखो शट अप करा देती हो। सुनो, इतनी उदास क्यों हो? बोलो तो। उसके लगातार इसरार करने पर आखिर मेरे सब्र का बांध टूट गया। सब कुछ जानकर वह मुझे ढांढस बंधाता रहा। रो मत, देखो इतना महंगा काजल बह रहा है। भाड़ में गया काजल। सुनो, मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हारा रोना, बस करो ना। अगर अब भी आंसू निकले तो मैं तुम्हारे आंसू चूम लूँगा। रो मत अब। ये सुनते ही मेरे आंसुओं पर ब्रेक लग गया। बस हो गया, अब नहीं रोओगी। वह मुस्कुराया, शट अप, फिर शट अप, ये सही है। जब देखो मैडम डांट पिला देती है। वह मुंह बनाते हुए बोला तो मैं ऐसे वक्त में भी मुस्कुरा दी। हाँ, बस ऐसे ही मुस्कुराया करो, इसी मुस्कान पर तो मैं फिदा हूँ। वह आंख दबाते हुए बोला, तुम फ्लर्ट कर रहे हो। हाँ, तो क्या हुआ? तुम भी करो। शट अप, उम्र देखी है अपनी। कुछ दिन पहले ही 26 का बबरू जवान हुआ हूँ। मेरी उम्र पता है? नहीं पता है। बताओ। 18 साल तो शादी को हो चुके मेरी। तुमने बाल विवाह कर लिया तो इसमें मैं क्या करूं? बालिग होने पर विवाह हुआ था तो बुढ़िया हो। हाँ, बिल्कुल लगती तो नहीं हो। वैसे इतनी हसीन बुढ़िया भी चलेगी मुझे। वह हंसने लगा, 13 साल बड़ी हूँ तुमसे। तो ये किस संविधान में लिखा है कि 13 साल के अंतर वाले फ्लर्ट नहीं कर सकते? ढीठ हो तुम्हारे लिए। हाँ हाँ, बस करो। मैं हंस रही थी। बस क्यों? अभी शुरू किया है। बस और नहीं। शादीशुदा हूँ तो शादीशुदाओं को खुलकर जीने हंसने का हक नहीं। मैं चुप हो गई। कुणाल शर्मा, अब रखती हूँ फ़ोन। ओके, वादा करो उदास नहीं होंगी। नहीं, नहीं होगी। फ़ोन तो रख दिया मैंने, पर उसकी एक एक बात देर तक कानों में गूंजती रही। ये कब आए, कब आंख लगी, कुछ पता नहीं। दूसरे दिन मैं रोज की तरह अपने काम में लग चुकी थी।
ये आए और सफाई देते हुए बोले, वो कल बुरी तरह फंस गया, इसलिए आ नहीं पाया, हम किसी और दिन चलते हैं बाहर। मुझे आश्चर्य हुआ, ये कब से सफाई देने लगे? कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ आप बिजी थे। यही बात प्रभा, अर्जुन और माँ को भी समझा दो। सुबह से बस शिकायतें चालू हैं। ओ तो ये कारण है सफाई देने का, मतलब कोई ग्लानि तो इन्हें है ही नहीं। दोपहर हमेशा की तरह थोड़ा फ्री हुई तो फेसबुक खोल लिया। कुणाल शर्मा ने कई हास्य व्यंग पोस्ट किए थे। मैं खुलकर हंस पड़ी। ये लड़का कितना जिंदा दिल है, जिंदगी को जीने वाला, ढोने वाला नहीं मेरी तरह। एक आह सी निकल गई मुंह से। हाल कैसा है मोहतरमा का? कुणाल शर्मा का मैसेज था। ठीक है, मैं आज गांव जा रहा हूँ। अच्छा क्या? अच्छा वहाँ नेट नहीं चलता? ओ तो फेसबुक बिना मन नहीं लगेगा। तुमसे बात किए बिना मन नहीं लगेगा मैडम। फेसबुक तो बस एक बहाना है। तो फिर मुझसे इतनी बड़ी हो फिर भी हर बात समझानी पड़ती है। अपना नंबर दो देवी, जिससे फ़ोन पर बात होती रहे, वरना मैं वहाँ रह नहीं पाऊँगा। वैसे मैं किसी को यूँ नंबर नहीं देती, पर कुणाल शर्मा आम नहीं रह गया था मेरे लिए। इन कुछ महीनों में बहुत खास स्थान बना लिया था उसने अपने लिए। बिना सोच विचार मैंने नंबर दे दिया था। अब मैसेंजर से वह व्हाट्सएप पर आ गया था। बातें भी अब पहले से ज़्यादा होने लगी थी। ये रिश्ता क्या था? मेरे लिए तो वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, जिससे मैं धीरे धीरे सब कुछ शेयर करने लगी थी। खैर, करवा चौथ का दिन था, मेरा व्रत था। वह बोला, काश कोई मेरे लिए भी व्रत रखती। रखेगी ना तुम्हारी वाली, पता नहीं कब आएगी मेरी वाली। जब तुम लाओगे वह मेरे लिए व्रत रखेगी, मैं उसके लिए व्रत रखूंगा। अच्छा, मैं हंस पड़ी। हाँ, वो अकेली क्यों भूखी प्यासी रहे? वो मेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रखेगी तो मुझे भी तो उसकी लंबी उम्र के लिए व्रत रखना चाहिए ना। भाग्यशाली होगी वह फिर तो। बेशक मेरी वाली भाग्यशाली ही होगी। ना जाने क्यों मन में कुछ कसक सा गया उसकी बातें सुनकर। जब पूजा के लिए तैयार हो तो एक पिक मुझे भी भेजना, मैं देखना चाहता हूँ। मैंने ना हाँ कहा ना ही ना कहा। मैं आज का दिन सिर्फ और सिर्फ अपने पति विशाल दयाल का ध्यान करते बिताना चाहती थी। सो कह दिया कि आज बिजी रहूंगी, मैसेज ना करना। वह शायद समझ गया था। रात फिर वही कहानी दोहराई गई। विशाल दयाल कभी समय पर मेरे लिए घर आने का वादा पूरा नहीं कर पाए। ऐसे समय में हमेशा यही सोचती कि मैं इनके लिए अहमियत रखती भी हूँ या नहीं। मेरी स्थिति सिर्फ घर परिवार का ध्यान रखने वाली, खाना बनाकर देने वाली और यदाकदा बिस्तर की जरूरत पूरी करने वाली की होकर रह गई है। साल में एक बार एक दिन यह मेरी एक छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते। मैंने जीवन में जब जब इनकी उपस्थिति महसूस करनी चाहिए, ये सदैव अनुपस्थिति ही मिले। कैसे पति हैं ये? क्या यही है पति धर्म? क्या खाना, कपड़ा और छत ही हैं औरत की आवश्यकताएं? मैं इतनी अनमनी थी कि इनके आने पर सारी रस्में पूरी जरूर की। खाना परोसा, लेकिन स्वयं खाने का एक और भी हलक से नीचे उतारने की इच्छा नहीं हुई। इन्होंने तो खैर कभी परवाह भी नहीं की कि मैंने खाया या नहीं। मैं कपड़े बदल कर जा लेटी। वे सुकून से सो रहे थे। आंसू बहाते बहाते मेरी भी आंख लग गई। दूसरे दिन जब आंख खुली तो अजीब सा महसूस हो रहा था। शरीर गर्म था। उठना चाहा तो उठा नहीं गया। मोबाइल में टाइम देखा तो 7 बजे बज रहे थे। मैं घबरा गई। 7:30 पर बच्चों की स्कूल बस आ जाएगी। हे भगवान, आज इतनी देर कैसे हो गई उठने में। जल्दबाजी में उठकर भागी तो आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कदम लड़खड़ा गए और फिर जब होश आया तो मैं बिस्तर पर थी। मम्मी जी सिरहाने बैठी थी। विशाल दयाल भी परेशान टहल रहे थे। मैं तुरंत उठकर बैठी। लेटी रहो, मम्मी जी ने आदेश दिया। बच्चे स्कूल गए, टिफिन दे दिया था मैंने। मम्मी जी बोली, कल के व्रत की कमजोरी है, सो तुम बेहोश हो गई। ढंग से खाती पीती नहीं क्या? मम्मी जी कह रही थी। बार समझाया है ये व्रत उपवास करने की जरूरत नहीं, पर तुम औरतों के चोंचले तो कभी खत्म ही नहीं होते। अब विशाल दयाल झल्ला रहे थे। कितनी जरूरी मीटिंग है आज मेरी क्लाइंट के साथ और मैं यहाँ फंसा हूँ।
आप जाइए, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर की दवाई टेबल पर रखी है, फल मंगवा दिए हैं, कृपा करके खा लेना, मैं शाम को मिलती हूँ। कहकर वे निकल गए। आज का काम मधुवंती की सासू माँ ने हेल्पर के साथ मिलकर निपटा लिया था, इसलिए एक तरह से काम से वह फ्री थी, पर विचारों से नहीं। उसका मन न जाने कितने विचारों के जाल में जकड़ा हुआ था। रह रह कर कुणाल शर्मा की बातें याद आ जाती। मैं भी मेरी वाली की लंबी उम्र के लिए व्रत रखूंगा, सारा दिन पत्नी के साथ रोमांस करूंगा, उसे खुश रखूंगा। मेरी वाली भाग्यशाली ही होगी, बहुत प्यार दूंगा उसे। फिर विशाल दयाल की बात याद आ जाती। क्यों रखती हो व्रत? औरतों के चोंचले खत्म ही नहीं होते। जरूरी मीटिंग है और मैं यहाँ फंसा हूँ। ये घर और घरवाली के टिंटे खत्म हो तो कुछ और सोचूं। कितना अंतर है दोनों की सोच में। व्हाट्सएप पर कुणाल शर्मा का मैसेज था, पिक नहीं दी ना। मधुवंती ने डीपी में करवा चौथ वाली पिक लगा दी। कुणाल ने लिखा, डीपी देख लो, मतलब मुझे नहीं दी जाएगी, पर खूबसूरत लग रही हो, जैसे कल ही शादी हुई हो, नजर उतरवा लेना। मधुवंती ने कोई जवाब नहीं दिया तो तुरंत उसका फोन आ गया। कैसी हो? ठीक हूँ। झूठ लग नहीं रही हो कि ठीक हो, बताओ क्या हुआ है? उसे टालना मुश्किल था। मधुवंती का मन भी भरा हुआ था। 100 आंसुओं के साथ दिल का सारा गुबार भी बह निकला। किसी को नहीं पड़ी कि ये देखे कि मैंने खाया या नहीं, कि मैं जिंदा हूँ या नहीं। जब तक चक्कर खाकर गिर नहीं गई तब तक किसी को फिक्र नहीं। कुणाल बोला, किसी को कैसे फिक्र नहीं? मैं हूँ ना, मैं करता हूँ फिक्र। तुमने कल मैसेज या फोन करने को मना कर दिया था, इसलिए मजबूर था। फिर भी मैसेंजर पर देखो मैसेज किए हैं मैंने। मधुवंती ने देखा, उसके मैसेज थे। चांद निकल आया है मैडम, अब तुम अपने चांद की पूजा कर रही होगी। व्रत खोल लिया ना, अब अच्छे से भोजन कर लेना। हेलो डिनर हुआ या नहीं? ख्याल रखना अपना। शुभ रात्रि। सुखद आश्चर्य से भर गई मधुवंती। तुम्हें क्यों पड़ी है मेरी? उसने पूछा। बस यूं ही अपना मानता हूँ। इसलिए? कैसे अपना? यहाँ अपनों को नहीं पड़ी मेरी, मुझे पड़ी है तुम्हारी और हमेशा रहेगी, समझी? और हर समय सवाल ना किया करो, क्यों पड़ी है, क्या लगती हूँ तुम्हारी, वगैरह वगैरह। चुप, बिल्कुल चुप होकर आराम करो। उसका डांटना बेहद अच्छा लग रहा था। एक छोटी जिद्दी बच्ची बन जाने का मन कर रहा था मधुवंती का। थक गई थी वह समझदार बनकर। सारी गृहस्थी का बोझ उठाते हुए जो अलहड़पन कभी जी ना पाई आज महसूस हो रहा था। वह देर तक बातें करता रहा। बच्चों के लौटने का वक्त हुआ तो मधुवंती ने फोन रखने को कहा। अनमने भाव से उसने फोन रखा। अब बहुत हल्का, बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। वह चुपचाप उठकर बच्चों के खाने की तैयारी में लग गई। रात को सब सो चुके थे पर वह जाग रही थी। कुणाल व्हाट्सएप पर खैरियत पूछ रहा था। अचानक वह कह उठा, रोया ना करो, मुझसे देखा नहीं जाता, तुम्हें पता नहीं मैं कितना बेचैन हो जाता हूँ। पर क्यों? मधुवंती ने पूछा। तुम नहीं समझती क्या? वाकई मतलब भी समझाना पड़ेगा। हाँ समझाओ, रहने दो, जो समझना ना चाहे उसको क्या समझाना, बताओ ना। तुम्हें कसम है मेरी मधुवंती, चाहने लगा हूँ तुम्हें। क्या पागल हो? मजाक है ना? उसने जैसे मधुवंती का रिएक्शन देखा ही नहीं। वह अपनी रॉ में लिखता जा रहा था। मेरी सुबह तुम्हारे ख्याल से शुरू होती है, रात तुम्हारे ख्यालों में गुजरती है। किसी से बात करने का मन नहीं होता, सिर्फ तुम ही तुम छाई रहती हो। आई रियली रियली लव यू। मधुवंती ने जवाब दिया। शट अप, क्या अंत बके जा रहे हो? मैं जा रही हूँ, गुड नाइट कहकर उसने फोन रख दिया। लेकिन पूरी रात उसकी बातों ने उसे सोने नहीं दिया। आई लव यू, पूरी रात यही वाक्य जहन में गूंजता रहा। मधुवंती बेहद अन्ना महसूस कर रही थी। उसने ये कभी नहीं चाहा कि एक नई उम्र का लड़का उसके जैसे प्रौढ़ा के प्रेम में पड़ जाए। ये किसी भी नज़र से ठीक नहीं था। उसे अपनी गलती नजर आने लगी। उसने ही इतनी छूट दी कि वह इस स्तर तक पहुंच गया। मधुवंती ने तय किया कि अब उससे बात नहीं करेगी।
इसलिए कुणाल शर्मा को फेसबुक के साथ साथ व्हाट्सएप पर भी ब्लॉक किया और उसका नंबर भी रिजेक्ट लिस्ट में डाल दिया। लेकिन तब उसे कुणाल की दीवानगी और पागलपन का पता चला। फेसबुक पर जाते ही 5-6 लोगों की मैसेज रिक्वेस्ट थी, प्लीज़ कुणाल से बात कर लीजिए। उसकी कॉल पर कॉल आ रही थी जो ऑटो रिजेक्ट होती जा रही थी। बावजूद इसके वह कॉल करता जा रहा था। शाम को बेटी ने किसी काम से फ़ोन किया तो चौंक कर बोली, मम्मी 67 कॉल्स किसकी हैं? अब आपने ब्लॉक कर रखी है। पता नहीं किसकी है, कोई बार बार रॉन्ग नंबर लगा रहा है, परेशान करने के लिए शायद। मधुवंती ने झूठ बोला क्योंकि उसने उसका नंबर सेव नहीं किया था, इसलिए ये झूठ चल सकता था। बेटी बोली, तो पापा को बताओ ना कि कोई ऐसे परेशान कर रहा है। नहीं रुको, मैं देख लूंगी, पापा को परेशान मत करो, वे वैसे ही बिजी रहते हैं। मधुवंती घबरा गई थी। बेटी मुंह बिगाड़ती चली गई लेकिन उसे हिला गई। उसके कॉल फिर आने लगे। मधुवंती ने व्हाट्सएप पर अनब्लॉक कर पूछा, क्यों परेशान कर रहे हो? कॉल उठाओ, घर में सब हैं और मुझे भी बात नहीं करनी। ब्लॉक क्यों किया? फालतू बात करोगे तो ब्लॉक ही करूंगी। मेरी बातें, मेरा प्यार फालतू है। काहे का प्यार? उम्र देखी है अपनी और मेरी, मोहब्बत उम्र देख कब देखती है? वाह, ऐसे मोहब्बत होती है तो कैसे होती है? तुम बता दो। अरे तुम पागल हो क्या? हाँ, तुम्हारे लिए शादीशुदा हूँ मैं, 2 बच्चों की माँ भी, तुमसे 13 साल बड़ी, तो मैं क्या करूँ? चुप करो तुम। नहीं करूँगा चुप मैं, फिर ब्लॉक कर दूंगी। मैं फिर कॉल करूँगा। देखो जो तुम चाहते हो वह नहीं हो सकता, समझे? नहीं पसंद मुझे ऐसी बातें। क्या चाहता हूँ मैं? क्या मांग लिया तुमसे? सिर्फ अपनी भावनाओं का इजहार ही तो किया है। नहीं करना चाहिए था, हो गई गलती, हो गया प्यार। क्या करूँ मैं? मेरी क्या गलती है? नहीं समझ आते मुझे। तुम्हारे गिनाए कारण उम्र, शादी, बच्चे, समाज, बस ये समझ आता है कि एक दिन भी तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता। कुछ नहीं चाहता, बस रोज थोड़ी देर बात करना, और क्या वह भी नहीं दे सकती। मैं चुप थी, समझ नहीं आया क्या कहूँ। किसी के लिए इतनी जरूरी भी हो सकती हूँ, कोई मेरे लिए इस कदर दीवाना भी हो सकता है। यह आज देखा था। आखिरकार उसने मुझे मना ही लिया रोज बात करने के लिए। सब सामान्य ही रहता अगर अगले ही दिन वह घटना ना घटी होती। उस दिन दोनों हेल पर छुट्टी पर थी और विशाल दयाल 2 दिनों के लिए शहर से बाहर जाना था। मैं उनका शर्ट क्रॉस कर रही थी। कुणाल शर्मा की बातें अब भी दिमाग में गूंज रही थी। ना जाने कैसे शर्ट क्रॉस से चिपक गई। वह काफ़ी महंगी शर्ट थी। गुस्से में विशाल दयाल के भला बुरा कहने पर जीवन में पहली बार मैंने प्रतिवाद कर कह दिया, जानकर तो नहीं किया, गलती से हो गया। ये सुनते ही उनका गुस्सा 7वें आसमान पर, हाथ उठा दिया मुझ पर। सबके सामने हुए इस अपमान से मेरा आत्मसम्मान लहूलुहान हो उठा। आंखें छलछला आईं। विशाल दयाल के जाने के बाद बहुत देर तक कमरे में बैठ आंसू बहाती रही। किसी ने मेरा पक्ष लेने की या मुझे ढांढस देने की कोशिश भी नहीं की। ये बात और कचोट रही थी। बीवी हो या नौकरानी, कुणाल शर्मा को पता चलते ही पूछा था। उससे कुछ भी छिपा पाना मेरे लिए असंभव सा हो गया था। वह मेरा चेहरा पढ़ लेता था। ऐसा कुछ नहीं, वो ऐसे नहीं है, ख्याल रखते हैं मेरा। झूठ बोलने की असफल कोशिश थी मेरी। देख ही रहा हूँ कितना ख्याल रखा जा रहा है। सर सबका बर्थडे याद रखते हैं, अपने माँ बाबूजी का, प्रभा और उनके पति का, लंदन में बसी कजिन तक का। लेकिन तुम्हारा जन्मदिन उन्हें याद नहीं रहता। पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग्स में तुम आज तक अकेली जाती आई हो। क्यों? बच्चे तुम्हारे अकेले के हैं। उन्हें पालो तुम, पढ़ाओ तुम, खाना तुम खिलाओ, सुलाओ तुम। हर आवश्यकता का ध्यान तुम रखो और पिता होने का गौरव उन्हें मिले। पूरे घर का ख्याल रखती हो। कभी मम्मी जी की पूजा की तैयारी, कभी बाबूजी का चाय नाश्ता, कभी नंदों की आवभगत। एक पैर पर नाचती रहती हो। ये घर वाले तुम्हारे बारे में सोचते हैं। कभी वह आदमी जिसे तुम पति कहती हो, मांग में सिंदूर भर देने से तुम्हारा मालिक हो गया। जैसे चाहे तुम्हारे साथ बर्ताव करता है।
बस करो, वो पति है मेरे। मेरा चेहरा आंसुओं से तर था। कुणाल शर्मा कड़वी सच्चाई बयां कर रहा था। दूसरों के लिए जान दे देना फिर भी कोई खुश नहीं होगा। अपने लिए कब जीऊंगी? क्या कर सकती हूँ मैं? मेरा हाथ थाम लो, मैं और कुछ नहीं कर सकता। कम से कम तुम्हारे आंसू तो पोंछ ही सकता हूँ। नहीं, ये ठीक नहीं। क्यों? सुनो, क्या तुम कभी प्यार करना नहीं चाहती? प्यार? हाँ किया है। कभी इसका एहसास नहीं किया होगा। मैं सोच रही थी मैंने शादी अब तक पूरी निष्ठा से निभाई थी। विशाल दयाल पर सर्वस्व अर्पण किया था, लेकिन प्यार शब्द इस रिश्ते से गायब ही था। हमारा रिश्ता महज स्त्री पुरुष का था। प्यार क्या होता है कभी जाना ही नहीं। मधुवंती, हर किसी को हक है अपना प्यार पाने का। तुम अपने आप को इससे वंचित क्यों रखना चाहती हो? मैं तुम्हें तुम्हारे हिस्से का प्यार देना चाहता हूँ। इससे इनकार मत करो। सबको प्यार नहीं मिलता। ईश्वर ने शायद इस निमित्त हमें मिलाया है। खंडित आत्मसम्मान वाली मैं उस चोट खाए बच्चे की तरह थी जो किसी के पुचकार भर देने से रो देता है। मेरे झुके सिर को एक कंधे की जरूरत थी। कुणाल शर्मा वो कंधा था। हालातों से घबराकर आखिरकार मैंने उसके कंधे का सहारा मंजूर कर लिया। उसकी बातों ने मेरे सोच विचार पर नाकेबंदी सी कर दी थी और कुछ सोचना समझ पाना मेरे बस में नहीं था। एक अतृप्त आत्मा जाग उठी मेरे भीतर और उस रात मेरी आत्मा उसके प्रेम में डूबकर मानो तृप्त हो उठी। उस पूरी रात हम दोनों वीडियो कॉल पर एक दूसरे को देखते रहे, एक दूसरे के प्रेम में भीगते रहे। अगले दिन नींद पूरी ना होने पर भी थकान या विषाद की छाया मेरे चेहरे पर नहीं थी। मैं आज सालों बाद बेहद खुश थी। उस दिन के बाद से मैंने खुश रहना सीख लिया था। जब भी मौका मिलता पूरी एहतियात बरतते हुए मैं कुणाल शर्मा से बातें करती। उससे बात कर बेहद सुकून मिलता। मेरे घर में और किसी को तो मेरी परवाह नहीं थी। बेटा छोटा था लेकिन बेटी को मुझ में आए परिवर्तन साफ दिख रहे थे। आजकल आप किससे बात कर बातें करती रहती हो? कितनी बार आपका फ़ोन बिजी आता है? वो अपनी स्कूल की सहेली से बात करती हूँ, फिर मेरे आने पर एकदम चुप क्यों हो जाती हो? नहीं तो तू कुछ ज़्यादा ही बोलने लगी है। मैं जानती थी बड़ी होती बेटी को इस तरह हर बार झूठ बोलकर बहलाना संभव नहीं, पर मैं कुणाल शर्मा के प्रेम में डूब चुकी थी और अब इससे बाहर नहीं आना चाहती थी। डायरी पढ़ते पढ़ते काफ़ी रात हो चुकी थी। अर्चना कॉफ़ी बना लाई। अर्चना मधुवंती की सारी कहानी आज ही पढ़ लेना चाहती थी। ऐसा नहीं कि इस तरह की घटना अर्चना ने पहली बार सुनी हो, पर अर्चना जानना चाहती थी कि ऐसा क्या हुआ। कितने बड़े लॉयर की बीवी आज इस हाल में पहुंच गई। कॉफ़ी की चुस्की लेते हुए अर्चना ने अगला पन्ना पलटा। कुणाल शर्मा हर बार पहले से ज़्यादा वाचाल, पहले से ज़्यादा उन्मादी होता जा रहा था। विशाल दयाल की तरह हक जताता जो मुझे अच्छा लगता। अब वो कई बार मिलने की ख्वाहिश जाहिर करता। मैं भी उससे मिलना चाहती थी, पर यह मेरे लिए ऐसे संभव नहीं था। मुरादाबाद में मेरी बुआ जी रहती थी। गर्मियों की छुट्टी में वहां जाने का प्लान बनाया। विशाल दयाल बच्चों की जिद पर हमें वहां भेजने को तैयार हो गए। अलबत्ता वे खुद कभी हमारे साथ नहीं गए। उनका काम रिश्तेदारी पर हमेशा भारी रहा। मेरे मुरादाबाद आने की खबर पर कुणाल शर्मा बहुत खुश था। आखिरकार मैं मुरादाबाद पहुंच गई। थकान उतारने के बाद अगले दिन मंदिर घूमने का प्रोग्राम था। मैंने कुणाल को फ़ोन कर दिया था। शाम 7 बजे मंदिर से बाहर निकलते वक्त उससे आंखें चार हो गईं। अब तक जिसे सिर्फ फोटो और वीडियो कॉल में देखा था वह सामने था, लेकिन बच्चे और बुआ जी का परिवार साथ होने की वजह से हम खुलकर एक दूसरे को देख भी नहीं सकते थे। कुछ देर में सबके साथ प्रांगण में घूमती रही और वह भी पीछे पीछे कुछ दूरी बनाकर आता रहा। ये हमारी पहली मुलाकात थी बंदिशों में। रात मैसेज में उसने तारीफ के पुल बांध दिए। तुम फोटो और वीडियो कॉल से ज़्यादा असल में खूबसूरत हो। तुम्हें देखकर तो मैं पलकें झपकाना ही भूल गया था। मैं हंस पड़ी। सुनो मधुवंती, कल मिलो ना अकेले, कॉफ़ी पीते हैं साथ में। पर कैसे निकल पाऊंगी? कुछ भी बहाना करो पर मिलो प्लीज़। बहुत कुछ कहना है तुमसे, प्लीज़। ठीक है, कल दोपहर 12 बजे मिलती हूँ।
अगले दिन मैं बेटे की कुछ जरूरी दवाई लाने का बहाना बनाकर घर से निकली। कुणाल शर्मा पहले से नियत स्थान पर प्रतीक्षा कर रहा था। हम कैफे में केबिन में बैठे थे। केबिन में पहली बार कुणाल के इतना करीब मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। कुणाल, ये केबिन क्यों? बाहर पब्लिक में बैठते ना। क्यों? डर लग रहा है। वह शरारत से मुस्कुराया। जो बातें मुझे तुमसे कहनी है वह पब्लिक में नहीं हो सकती। वह मेरे एकदम करीब खिसक आया था। मेरे हाथ अपने हाथों में लेते हुए वह मुझ पर झुकने लगा। कुणाल, नहीं। मैं अचकचा कर पीछे हट गई। क्या हुआ? किस ही तो कर रहा हूँ। नहीं प्लीज। लेकिन क्यों? तुम्हारा मन नहीं होता? ऑनलाइन 1000 बार जो किया, ऑफलाइन एक बार भी नहीं करना। सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। जिसके समीप होना चाहती थी उसका सामीप्य क्यों ऐसी फीलिंग दे रहा था। अचानक मैंने उसके हाथों से अपने हाथ छुड़ा लिए और कहा, नहीं हो पाएगा कुणाल, मुझसे यह नहीं हो पाएगा। क्यों? क्यों नहीं? आई लव यू। ना जाने क्या हुआ, मैं झटके से खड़ी हुई और बिना कॉफी पिए ही बाहर आ गई। कुणाल हकबकाया सा पीछे दौड़ता आया। जब तक वह कुछ कहता मैं ऑटो रोककर उसमें बैठ चुकी थी। कुणाल उखड़ चुका था। वह ऑटो रोकते हुए झल्लाते हुए बोला, क्या हुआ? क्या है ये सब? मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं, समझा करो। उसकी दवा के बहाने आई थी। मुझे जाना है, काफी देर हो चुकी है, बाद में बात करती हूँ। वो कुछ नहीं बोला। मैं दवा लेते हुए सीधे घर आ गई, लेकिन हजारों झंझावात दिमाग में चल रहे थे। थोड़ी देर बाद ही कुणाल का फोन आ गया। पहुँच गई। हाँ। कितने दिन हो वहाँ? 3 दिन। और फूफा जी तो बाहर है ना? हाँ, परसों शाम आएंगे। अच्छा सुनो, आज की मुलाकात तो अधूरी रह गई। अर्जुन की तबीयत का ख्याल ना होता तो तुम्हें कभी यूं जाने ना देता। अरे यार, कितना डरती हो तुम, हद है। मैं चुप थी। सुनो, आजा कल रात मिलो, घर पर ही बुला लो, तसल्ली से मिल सकेंगे। मिल तो लिए ना, यह कोई मिलना था। मुझे तसल्ली नहीं हुई। कायदे से मिलना है, अपनी हसरतें पूरी करनी है। तुम्हें प्यार करना है। कैसी हसरतें? मुझसे ऐसी कोई आशा मत रखो। क्यों ना रखूं? 11 महीनों से तुम्हें समझाता आ रहा हूँ। अब इतने करीब आकर तो ऐसे नहीं जाने दूंगा। ना जाने क्यों मैं चिढ़ गई। कुणाल, जो तुम चाह रहे हो वो नहीं हो पाएगा, समझ गए ना? मैं तल्ख स्वर में बोली। ओके, कुछ भेज रहा हूँ, उसको देखो और फिर मुझे फ़ोन करके अपना फैसला बताओ। कुछ सेकंड्स बाद ही व्हाट्सएप पर एक वीडियो रिसीव हुआ। मैंने जैसे ही उसे डाउनलोड किया, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। यह मेरी और कुणाल की वीडियो चैट की रिकॉर्डिंग थी। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि वह ये सब रिकॉर्ड कर लेगा। तभी कुछ ऑडियो नोट्स कुणाल की ओर से भेजे गए। यह मेरी और उसकी ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग थी, जिसमें मैंने उससे अपने प्यार को स्वीकार किया था। मैं स्तब्ध थी। कुणाल का मैसेज आया, इतना काफ़ी है या और भेजूं? मुझे काटो तो खून नहीं। मैंने तुरंत उसे फ़ोन लगाया। हाँ जानू, कहो क्या सोचा? शर्म नहीं आई ये सब रिकॉर्ड करते हुए? चीटिंग की मेरे साथ, तुम्हें शर्म नहीं आई मेरे साथ यह सब करते हुए? चीटिंग की विशाल दयाल के साथ? सुनो मैडम, तुम पहली नहीं हो जो ये सब कर बैठी हो। होता है, हो जाता है। जहाँ पति से प्यार ना मिले तो औरत बाहर प्यार को खोज ही लेती है। तो गलत क्या है? गलत है अब यहाँ तक लाकर यूं साथ छोड़ना। मैं ऐसे होने नहीं दूंगा। सीधी तरह नहीं मानोगी तो ऐसे मनवाऊंगा। बेहतर है मेरी बात प्यार से मान लो। प्यार लो, प्यार दो, वरना हमारे इस प्यार के चर्चे तुम्हारे पति तक पहुँच जाएंगे। वो हंस रहा था। मैं जड़वत हो चुकी थी। जिसे सच्चा साथी समझ रही थी वह तो आस्तीन का जहरीला नाग निकला। दिमाग सुन्न हो रहा था, आंखों से आंसू बह निकले। ऐसा मत करो मेरे साथ प्लीज। मैं गिड़गिड़ाई। बस एक बार जानू, बस एक बार तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ। कसम से फिर कभी तंग नहीं करूँगा। हम अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे, पहले जैसे। ट्रस्ट मी। नहीं, सोच लो, चंद सेकंड्स लगेंगे तुम्हारे पति तक ये सब पहुंचाने में। तब क्या होगा तुम्हारी इज्जत का?
तब ना घर की रहोगी ना घाट की। अभी तो सब कुछ चुपचाप प्यार से निपट जाएगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बोलो अब कब आऊं? मेरा रोना सुनकर वह बोला, अच्छा चुप हो, ऐसा करते हैं, आज तुम आराम करो, कल का प्लान बनाकर तुम्हें बताता हूँ। फोन बंद मत करना वरना मेरा दिमाग सटक जाएगा, समझी? अब जाओ, आराम करो, रात को बात करते हैं। लव यू, टेक केयर। मैं चाहकर भी चीख नहीं सकती थी, दहाड़े मारकर रो नहीं सकती थी। बुआ जी मेरे उतरे चेहरे की वजह बेटे का बीमार होना समझ रही थी। रात को कुणाल शर्मा ने मैसेज किया, कल रात आऊँगा, टाइम तुम बताओगी, रूम में बच्चों को मत रखना। मैं चुपचाप आंसू बहाती यही प्रार्थना कर रही थी कि यह रात कभी खत्म ना हो और सुबह आए ही ना। दिन कैसे कसमकश में निकल गया कुछ पता ही ना चला। शाम होते ही मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। बुआ जी अर्जुन को बेचैनी रहती है तो मैं सोच रही थी कि इसे लेकर बाहर के कमरे में सो जाऊं। हाँ ठीक है बेटा, नंदिनी मेरे साथ सो जाएगी। रात 10 बजे तक मैंने अर्जुन को दवा देकर सुला दिया था। कुणाल शर्मा के मैसेज पर मैसेज आ रहे थे जो मैं जानबूझकर नहीं देख रही थी। 11 बजे तक सभी सोने जा चुके थे। मैंने कुणाल के मैसेज देखे, वह बार बार आने का समय पूछ रहा था। मैंने लिख दिया आ जाओ, और 15 मिनट बाद ही मोटरसाइकिल की हल्की आवाज़ से मेरी रूह जैसे जम गई। प्लान के अनुसार मैंने अंदर के दरवाजे की कुंडी तो लगाई थी, पर बाहर का दरवाजा सिरहाने भेड़ रखा था। वह सधे कदमों से चुपचाप कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में 0 वॉट की मध्यम रोशनी में भी वो मुझे अपलक निहार रहा था। उसने अर्जुन को वहां देखा तो बोला, हाँ वो सो रहा है, तबीयत ठीक नहीं है उसकी, तो खुद से दूर कैसे रखती। घर में सबको अजीब लगता, यह अब सुबह ही उठेगा। ओके, वह मुस्कुराया। उसने मेरे दोनों हाथ पकड़े तो सहसा बोल पड़ा, ठंडी क्यों हो रही हो? डरो मत, सिर्फ आज, फिर कभी कुछ नहीं मांगूंगा। खींचकर उसने मुझे अपनी बाहों में कस लिया। मेरा शरीर शिथिल पड़ता गया। 3 घंटे बीत चुके थे, अब भी वह बगल में ही लेटा था। वह अब भी सुरूर में था कि अचानक अंदर के दरवाजे की कुंडी खड़की और एक साया अंदर दाखिल हुआ। कुणाल बिजली की गति से दरवाजे से बाहर भागा। मैं हड़बड़ा कर बैठी। वह नंदिनी थी, मेरी बेटी। मेरा खून जम गया। उसने टटोलकर लाइट जलाई। वह टॉयलेट जाने के लिए आई थी। बुआ जी के घर में अटैच्ड टॉयलेट नहीं था, बल्कि बाहर गैलरी में था। मैंने अंदर के दरवाजे की कुंडी लगाई थी, लेकिन भूल गई थी कि वो कुंडी हाथ की जरा सी हरकत से खुल जाती है। मम्मी, कोई था यहाँ? यहाँ नहीं। तो मैं हकलाने लगी। मैंने देखा कोई बाहर निकला यहाँ से। अभी देखो दरवाजा भी खुला है। मैं टॉयलेट से आई तो शायद बंद करना भूल गई। वह चुपचाप दरवाजे से बाहर जाकर खड़ी हो गई। कुणाल शर्मा उसको कमरे में आते देख बाहर गली में छिप गया था और इस फिराक में था कि वो टॉयलेट होकर वापस आए, तब वह अपनी मोटरसाइकिल उठाकर चला जाए। लेकिन नंदिनी को शक हो चुका था। वह चुपचाप दरवाजे की ओट में खड़ी थी। थोड़ी देर बाद ही गली में छिपा कुणाल बाहर आया और मोटरसाइकिल स्टार्ट करने लगा तो वह अंधेरे में उसे गौर से देखने की कोशिश करने लगी। कुणाल ने भी उसे देखते हुए देख लिया था। वह फटाफट वहां से निकल गया। नंदिनी वापस आई। उसका चेहरा जर्द हो रहा था। मम्मी, कोई था यहाँ? था ना, तुम्हें भ्रम हो रहा है। चश्मा भी नहीं लगाया तुमने और कुछ भी बोले जा रही हो। यहाँ कौन होगा भला? नंदिनी की दूर की नज़र कमजोर थी। अभी मैंने किसी को बाइक पर जाते हुए भी देखा। चश्मा होता तो अच्छे से पहचान लेती। कोई किराएदार होगा बेटा, उसी को देखा होगा। वो कुछ नहीं बोली क्योंकि नज़र कमजोर होने और अंधेरा होने से उसने जो भी धुंधला देखा उसको वह साबित नहीं कर सकती थी। वह चली गई, पर मैं उस रात सो नहीं पाई। सब बर्बाद हो चुका था। मेरा स्वाभिमान अब बचा ही नहीं था। स्वयं से घृणा हो रही थी। पर इस विषय में सोचने से ज़्यादा अब मुझे ये सोचना था कि नंदिनी भूल से भी रात की घटना का जिक्र किसी से ना कर बैठे। सुबह मेरी हालत खराब हो रही थी। नहा धोकर फिर बिस्तर पर पड़ गई।
नंदिनी ने किसी से कुछ नहीं कहा था। कुणाल शर्मा के मैसेज आ रहे थे। मैंने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। अगले दिन फूफा जी के आने पर मैं भरसक सामान्य बने रहने की कोशिश करती रही। चोर नज़रों से नंदिनी को देख लेती। मैं कोशिश कर रही थी यह जानने की कि उसके मन में क्या चल रहा है। अपनी ही बेटी से आंख मिलाने से बच रही थी वह। नंदिनी खामोश थी, एकदम खामोश। मन ही मन जैसे वह कोई ताना बाना बुन रही थी। बुआ जी, फूफा जी के काफ़ी रोकने के बावजूद हम लोग अगले दिन ही वापस घर आ गए। घर आते ही यह भुना भुनाए, फ़ोन क्यों स्विच ऑफ है तुम्हारा? जी वो अर्जुन की तबीयत ठीक नहीं थी तो उसको डिस्टर्ब ना हो इसलिए किया था रात में। वो फिर ऑन करना भूल गई। मैं इतना बोलने में ही पसीने से नहा गई। नंदिनी, फ़ोन ऑन कर दे मम्मी का, तुम चाय बनाओ ज़रा। मैं इनके सामने नंदिनी को फ़ोन देने से मना ना कर सकी। मेरा दिल जोरों से धड़क उठा, कहीं कुणाल कोई फ़ोन या मैसेज ना कर दे। हालांकि उसकी सारी चैट और कॉल लॉक मैं क्लियर कर चुकी थी, लेकिन फिर भी चोर को हर समय अपने पकड़े जाने का भय होता ही है। नंदिनी ने फ़ोन के साथ साथ नेट भी ऑन कर दिया था। मैं इन्हें कमरे में चाय देकर ड्राइंग रूम में आई जहां नंदिनी मेरा फ़ोन देख रही थी। मैंने चाय बढ़ाई तो वह झटके से फ़ोन सोफे पर फेंक कर बड़बड़ाई, खुद पी लो अपनी चाय और बात मत किया करो मुझसे। वह तेजी से निकलकर अपने कमरे में चली गई। मैं सिटी पिटाई सी फ़ोन देखने लगी। कुणाल शर्मा के मैसेजेस थे, यानी जिसका डर था वही हुआ। मैं मैसेज पढ़ने लगी। फ़ोन क्यों बंद कर रखा है यार? परेशान हो गई क्या मुझसे? कोई ना, घर पहुंचकर कॉल करना। और मैं तो बहुत मिस कर रहा हूँ। उम्मीद है तुम भी मुझे मिस कर रही होगी। साथ में किस इमोजी थे? उफ, अब मैं क्या करूं? कैसे अपनी ही बेटी की नज़रों में गिरने से खुद को बचाऊं? मैं हिम्मत जुटाकर उसके कमरे में पहुंची। नंदिनी, मेरे बच्चे, मुझसे इतनी नाराज़गी। वह शून्य में घूर रही थी। मैंने उसे सहलाया तो वह झटकते हुए बोली, उस रात कोई था वहाँ आपके साथ, मुझे पता है। आप बहलाने की कोशिश मत करो, बच्ची नहीं हूँ मैं। क्यों मम्मी, क्या हो गया है आपको? क्यों दूर होती जा रही हैं आप हम सब से? मैं जैसे आसमान से गिरी दूर होती जा रही हूँ। नहीं बेटा, पहले की तरह आप नॉर्मल नहीं रहती, हर वक्त खुद में गुम। पहले की तरह ख्याल होता था आपको हमारा। आपको मैं अब भी बच्ची लगती हूँ। मैं 16 साल की हो चुकी हूँ मम्मी। घबराओ मत, पापा से कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो आधी अधूरी माँ मेरे और भाई के पास है वह भी हमसे छिन जाए। नहीं बेटा नंदनी, मैं पहले तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हारा और अर्जुन का चेहरा खाकर ही अब तक जीती आई हूँ। मेरे बच्चे मुझसे दूर हो गए तो मैं कैसे जीऊँगी? वह पहले की तरह शून्य में घूरती हुई बोली, आप उस लड़के से बात मत किया करो, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आपका उससे बात करना पसंद नहीं। वह मंदिर भी आया था ना मुरादाबाद में। कि कौन लड़का? वही आपका फेसबुक फ्रेंड। आपकी फेसबुक पर देखे हैं उसके कमेंट मैंने। आप कहती थी कि वह नंबर आपकी स्कूल फ्रेंड का है, पर वह नंबर किसी लड़के का था। एक दिन आप जब बाथरूम में थी, उसका फ़ोन मैंने ही उठाया था। वो पहले मेरी आवाज़ पहचाना नहीं था और जैसे ही पहचाना उसने फ़ोन रख दिया। नंदनी बेटा, मैं आज ही अकाउंट हटा दूंगी, किसी से बात नहीं करूंगी। तू इस तरह नाराज मत हो मुझसे। मैं अपनी ही नज़रों में आज अपराधी थी। जो बात माँ होने के नाते मुझे अपने बच्चों को समझानी चाहिए थी, वह मेरी बच्ची मुझे समझा रही थी। मैंने फेसबुक, इंस्टा सारे अकाउंट्स डिलीट कर दिए। ये सोशल मीडिया ही वजह था आज के दुर्जनों का। लेकिन क्या इस परिस्थिति से निकल पाना इतना आसान था? कुणाल शर्मा, क्या वो मुझे इतनी आसानी से जाने देगा? क्या करूं मैं? आखिर क्या करूं? मेरी रातों की नींदें और दिन का चैन हराम हो चुका था। मैं हर समय स्वयं को अपराधी सा महसूस करती। अब विशाल दयाल कुछ कड़वा कह देते तो बुरा नहीं लगता, बल्कि हर कड़वी बात कम ही लगती। इतनी गिर चुकी थी मैं अपनी ही नज़रों में। कुणाल शर्मा ने मेरा पीछा अब तक नहीं छोड़ा था, लेकिन मैंने उससे बात करना बेहद कम कर दिया था। हर बार व्यस्त होने का बहाना बनाने लगी। हफ्ते भर तो वो कुछ नहीं बोला।
लेकिन फिर एक रात मैसेज में वह फट पड़ा। सुनो, बहुत हुई तुम्हारी नौटंकी, मुझसे पीछा छुड़ाकर भागना चाहती हो तो ये कभी नहीं होगा, समझी? तुमने कहा था तुम फिर कभी मुझे परेशान नहीं करोगे, तो फिर अब क्यों? बेबी, प्यार करता हूँ तुमसे, ऐसे कैसे छोड़ दूँ? मेरा प्यार तुम्हें प्रॉब्लम लगता है? मैं पहले ही अपनी और बेटी की नज़रों में गिर चुकी हूँ, मुझे और मत गिराओ, हाथ जोड़ रही हूँ। कम ऑन यार, हाथ जोड़ना बंद करो, सच में प्यार करता हूँ तुमसे, नहीं रह पाता तुमसे बात किए बिना। और उस रात के बाद तो तुम दिल दिमाग पर ऐसे छाई हो कि कुछ नहीं सूझता मुझे, बस लगता है हर पल तुम्हारे साथ रहूं। प्यार देख लिया तुम्हारा प्यार, ब्लैकमेलिंग को प्यार कहते हो गया यार, तुम्हारी इनकार से दिमाग खराब हो गया था ना, नहीं सुन सकता था मैं, वो भी तुम्हारे मुंह से। तुम्हें लगता है मैं सच में तुम्हारी रिकॉर्डिंग और चैट के स्क्रीनशॉट सर को भेज देता? इतना भी कमीना नहीं हूँ। आई रियली लव यू, सेटअप। मुझे भी तृष्णा सी हो रही थी उसकी बातों से। ओके जी, हो जाऊंगा सेटअप, बस एक बार देखने का मन हो रहा है तुम्हें, वीडियो कॉल पर आओ हनी। नहीं, अब ये सब नहीं, जो हुआ वो हुआ, अब कोई कॉल नहीं, फिर वही हरकत, फिर इनकार, फिर तुम मेरे अंदर के जानवर को जगा रही हो। तुम चाहती हो मैं फिर कमीनेपन पर उतर आऊं? मेरे पति बगल में सो रहे हैं और मैं वीडियो कॉल करूं? चाहते क्या हो आखिर? पति बगल में है तो बाथरूम का इस्तेमाल करो, चलो बाथरूम में आओ जल्दी, मैं इंतजार कर रहा हूँ, 2 मिनट में चली जाओ। मैं नहीं जाऊंगी, बंद कर रही हूँ नेट, मैं तंग आ चुकी थी। रुक, सुन इधर, ये नंबर यही है ना तेरी बेटी का फ़ोन नंबर? अभी तेरी असलियत उसे सेंड करता हूँ, फिर देखता हूँ तू उसकी नज़रों में और गिरती है कि उठती है। मेरे दिमाग में हथौड़े बज रहे थे, इसको नंदिनी का नंबर कब कैसे मिला? उफ, ये कमीना कहीं उस तक ना पहुँच जाए। तू आ रही है या तेरी हॉट तस्वीरें सेंड कर दूँ उसे? मैं आ रही हूँ, शाबाश जल्दी आ, मूड बना हुआ है। बाथरूम में पहुंचकर वीडियो कॉल पर वह जो कहता गया मैं करती गई। इस वक्त अगर संभव हो पाता तो शायद मैं कुणाल शर्मा का खून कर देती। मैं फिर अपनी मजबूरी पर रो पड़ी। यह अब आए दिन की बात हो गई थी, उसका पागलपन बढ़ता जा रहा था। एक दिन अगर उससे बात ना कर पाऊँ तो वह गुस्से में पागल हो जाता, धमकाने लगता। मैं चारों तरफ से घिरी हुई थी, हर समय विशाल दयाल के सामने भेद खुलने का डर, बेटी की नज़रों से बचने का प्रयास, कुणाल का पागलपन और स्वयं की बढ़ती आत्मग्लानि। कभी ख्याल आता आत्महत्या कर लूं और उन सब से निजात पा लूं। शायद यह मेरे इस नरकीय जीवन से मुक्ति का सबसे आसान रास्ता होता, लेकिन अपने बच्चों का ख्याल आ जाता। नंदिनी फिर भी समझदार हो चली थी, लेकिन अर्जुन अभी सिर्फ 7 साल का था, मुझ पर पूरी तरह से निर्भर। और फिर मैं आत्महत्या कर लूंगी तो मेरे परिवार पर हमेशा के लिए प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, 100 सवाल खड़े होंगे, मेरे बच्चों का जीवन तबाह हो जाएगा। नंदिनी किस किस सवाल या नजरों का सामना कर सकेगी? उफ, मेरी बच्ची, क्यों ना मैं कुणाल शर्मा को ही मार दूं? ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। लेकिन मैंने जीवन में कभी एक चींटी तक नहीं मारी थी। इंसान की हत्या मेरे जैसों के बस की बात नहीं थी। क्यों ना मैं किसी और को इसकी सुपारी दे दूं? पर एक अपराध को छुपाने के लिए ये दूसरा अपराध होगा, और फिर भी भेद खुल गया तो? मुझे अक्सर सपना आता कि कुणाल शर्मा एक्सीडेंट में मर गया और मैं अब उसके चंगुल से आज़ाद हूँ। मैं बहुत खुश होती, लेकिन आंख खुलते ही फिर अवसाद से घिर जाती। किसी तरह दिन निकल रहे थे। आज नंदिनी के स्कूल में फेयरवेल पार्टी थी। नंदिनी का 11वीं का बैच पार्टी ऑर्गेनाइजर था और उसके बैच का ड्रेस कोड वेस्टर्न आउटफिट था। मैंने अपना एक इवनिंग गाउन उसे दिया जो मैंने खरीदा बड़े मन से था, पर कभी पहन ही नहीं पाई थी। मम्मी, इसकी बाएं हटा दो, स्लीव्स कर दो, वरना ये बहन जी टाइप लुक देगा। मैंने उसके कहे अनुसार ऑल्टर कर दिया। उसने गाउन पहन कर दिखाया। डार्क मेरून रंग में मेरी लाडली एकदम परी नजर आ रही थी। बच्चियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं। मैंने एक गहरी सांस ली, मन ही मन 100 बार उसकी नज़र उतारी।
नंदिनी शाम 5 बजे तक लौटने को कह गई थी। मैं छत पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी कि कुणाल शर्मा का फोन आ गया। उसका फोन देखते ही मुझे झुरझुरी छूटने लगती थी। कैसी हो जान? ठीक हूँ। ये बताओ दोबारा कब मिल रही हो? नहीं मिल रही। फिर बकवास की। कैसे नहीं मिलोगी मधुवंती? तुम अच्छी तरह से जानते हो मुझे कहीं भी यूं आने जाने की इजाजत नहीं है। मैं मायके भी नहीं जा पाती। मैं बुआ जी के घर तो जाती हो, वहीं आ जाओ। एक बार फिर गर्मी की छुट्टियों में जाती हूँ, वह भी 4-5 दिन को, और अभी जनवरी चल रहा है। और वैसे भी नंदनी शक करती है मुझ पर और तुम पर भी। मुझे झल्लाहट हो रही थी। अरे हाँ नंदिनी, वो भी तुम्हारी तरह ही निकली है, एकदम हॉट। आज ही डीपी देखी उसकी, मस्त दिखती है। क्या मतलब? तुमने कब डीपी देख ली उसकी? मुझे इस आदमी से नफरत से ज्यादा हैरानी हो रही थी, क्योंकि मैंने पहले ही मौका पाते ही अपने सभी घर वालों के फ़ोन में कुणाल शर्मा का नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया था, जिससे वह चाहकर भी किसी से कांटेक्ट ना कर सके। तुम मेरा नंबर ब्लॉक करके क्या सोचती हो? मेरे पास एक ही नंबर है। वह बेशर्मी से ठहाका लगाकर हंसने लगा। नंदिनी ने अभी थोड़ी देर पहले मेरून ड्रेस में डीपी लगाई है, बड़ी कातिल लग रही है। साल भर पहले नाक बहाने वाली लड़की इतनी हॉट। चुप, बिल्कुल चुप। मैं चीख पड़ी। उसका नाम भी मत लेना। शर्म नहीं आई तुम्हें? वो बेटी है मेरी, उसका नाम भी लिया तो क्या कर लोगी? वो फिर हंसा। कुछ तो शर्म कर लो। वो मेरी बेटी है। तुम्हारी बेटी है, मेरी नहीं। मेरे लिए वह सिर्फ एक लड़की है। तुम्हारी और मेरी उम्र में 13 साल का अंतर है, जबकि उसकी और मेरी उम्र में सिर्फ 8 साल का। तुम इंसान तो हो ही नहीं सकते। मैं नफरत से बोली। राक्षस हूँ, कुत्ता हूँ, पर तुम्हारा हूँ। वह बेशर्म हंसी हंसता हुआ बोला। तो अब बोलो कब मिल रही हो? अब पानी सर से ऊपर जा चुका था। उसकी नापाक नजरें अब मेरी बच्ची पर पड़ रही थीं। यह मैं किसी भी कीमत पर होने नहीं दे सकती थी, चाहे मरना ही क्यों ना पड़े। मैं अपनी बच्ची को कभी किसी गंदी नज़र का स्पर्श होते भी नहीं देख सकती थी। उस रात और अगले दिन मैंने बहुत सोचा। अब और देर करना ठीक नहीं था। जो होगा देखा जाएगा। दिन रात की ब्लैकमेलिंग, सितुआ का लूटते जाना और उस पर भी अपने बच्चों पर नापाक साए का पड़ना मेरी बर्दाश्त के बाहर था। अब और घुटना और दलदल में गिरते जाना मुझे मंजूर नहीं था। आखिर बहुत हिम्मत करके मैंने एक फैसला ले ही लिया। ना जाने किस आंतरिक प्रेरणा से मैं विशाल दयाल के सामने खड़ी थी। मुझे आपसे बेहद जरूरी बात करनी है। उन्होंने मुझे घोरा तो मेरी टांगें कांप गईं, लेकिन सारी शक्ति बटोर कर मैं कह गई, मुझसे गलती हुई है, मैं अपराधी हूँ। कहते हुए मैंने एक कागज उनकी ओर बढ़ा दिया और अपने कमरे में आकर अपने दंड की प्रतीक्षा करने लगी। मैंने सब कुछ उन्हें दिए कागज पर लिख डाला था, सब कुछ। कमरे का दरवाजा खुला। मैं सिर झुकाए जमीन पर बैठी थी, आंसुओं से तरबतर। ये भी आकर मेरे पास जमीन पर ही बैठ गए। पहले क्यों नहीं बताया? सब कुछ क्यों सहती रही? मैं हैरान, बेहद हैरान। मैंने सुना ये मेरा हाथ अपने हाथ में लेते हुए डूबती सी आवाज में कह रहे थे, गलती तुमसे ज्यादा मेरी है। पत्नी बनाकर ले आया, पर पत्नी की बजाय एक काम वाली की तरह समझ लिया तुम्हें। मेरी अपनी खुशी ही दिखती रही मुझे, तुम्हारी खुशी का कभी सोचा ही नहीं। लेकिन मधुवंती, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, ये सच नहीं है। सच यह है कि बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। बस मेरा ये पुरुष वाला अभिमान, मेरा मेल ईगो, इसे स्वीकारने से रोकता रहा है। गलती इंसान से ही होती है। मुझसे हुई, तुमसे भी हो गई, लेकिन अब और गलतियां हम नहीं करेंगे। मेरी पत्नी और बच्चों की ओर कोई टेढ़ी नजर भी डालेगा तो अंजाम उसका बहुत बुरा होगा। डरो नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मेरी हैरानी की सीमा नहीं थी। यह मैं क्या सुन रही थी? जीवन भर यही सुनने को तो तरसती रही थी। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मुझे माफ कर देंगे ना? बहुत बड़ा अक्षम्य अपराध हुआ है मुझसे, लेकिन फिर भी मैं माफी मांग रही हूँ। पत्नी बनने लायक नहीं, मैं आपकी दासी बनकर रह लूंगी। पागल हो, अब तक दासी की तरह रह रही थी।
अब रानी बनकर रहोगी मेरे दिल में। इन्होंने मुझे गले से लगा लिया था। धड़ की आवाज तेज आवाज के साथ मेरी तंद्रा भंग हुई। मैंने चौंक कर देखा तो ये दरवाजे पर खड़े थे। देखकर लग रहा था कि इन्होंने काफी पी रखी थी। तो क्या मैं सपना देख रही थी? मेरी हिम्मत फिर जवाब दे गई। आगे पन्ने खाली थे। अर्चना ने सारी डायरी पलट ली। आगे कुछ भी नहीं था। क्यों नहीं था? क्या हुआ था मधुवंती के साथ? अर्चना ने गहरी सांस ली। इन सब बातों का जवाब अर्चना को कल ढूंढना था। घड़ी रात के 3 बजे बजा रही थी। अर्चना डायरी टेबल पर रखकर बिस्तर में दुबक गई। अर्चना नियत समय पर असाइलम पहुंच गई। अध्यक्ष के केबिन में मधुवंती के प्रकरण पर ही चर्चा कर रहे थे। 2 पुलिस वाले भी वहां मौजूद थे जो सारी जानकारी ले रहे थे। उन्होंने घटना होने के ठीक बाद अर्चना द्वारा मधुवंती की डायरी ले जाने पर आपत्ति भी जताई, लेकिन अध्यक्ष महोदय ने उन्हें अर्चना की ओर से मुतमई कर दिया। अर्चना अब मधुवंती के असाइलम में आने की वजह जानना चाहती थी। मधुवंती के केस की जांच कर रहे अधिकारी ने बताया कि उनकी अब तक की छानबीन के अनुसार 5 साल पहले यह महिला बुरी तरह से घायल अवस्था में अस्पताल लाई गई थी। इसके घर वालों ने ये बयान दिया था कि ये 2 मंजिला सीढ़ियों से फिसल कर गिरी है। महिला कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं थी। उसके पति के दबंग व्यक्तित्व और रसूख के चलते एक्सीडेंट का केस मानकर जांच बंद कर दी गई थी। ये जली कैसे, सर, और क्यों? अर्चना ने पूछा। अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट किया। एक नई अटेंडेंट इसके बारे में जिज्ञासा व्यक्त करने लगी तो पुरानी कर्मचारी इसके बारे में बताने लगी कि अभेद संबंधों के चलते पति ने मारा और पागल घोषित करके यहाँ पटक गए। कई बार इसके घर वालों को सूचित किया कि यह ठीक है, आप इसे यहाँ से ले जाएं, पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। ये सारा दिन बेटी का नाम रटती है। तो कुछ दिन पहले ही अध्यक्ष सर ने इसकी बेटी को इसकी सूचना देकर इससे मिलने को कहा था, पर उसने मिलने से साफ इनकार कर दिया। यह बातें इसने सुन ली थी। शायद बच्चों से मिल पाने की इसकी आखिरी उम्मीद भी ध्वस्त हो गई। यहाँ एक छोटा सा मंदिर भी है। इसने मंदिर से माचिस उठाई होगी, क्योंकि यह पागल नहीं थी तो इस पर अब इतनी नजर नहीं रखते थे। अर्चना ने अध्यक्ष महोदय से मधुवंती को देखने की इच्छा व्यक्त की। हम अस्पताल के बंद वार्ड पहुँचे। रह रहकर उसकी चीखें दिल दहला रही थी। पूरी तरह पट्टियों से ढकी उसकी बॉडी। अर्चना अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही थी कि यह महिला जो आज इस स्थिति में है कितनी खूबसूरत रही होगी। नंदिनी, अर्जुन, मेरे बच्चे, रह रहकर उसका यही प्रलाप गूंजता। अर्चना की आंखें बरबस गीली हो उठी। इनके घर वालों से कांटेक्ट हुआ। कोई आया? अध्यक्ष महोदय ने कड़वाहट से नहीं में सिर झटक दिया। जिन्होंने इसे पागल करार देकर यहाँ छोड़ दिया और आज तक सुध नहीं ली, वह अब क्या आएंगे? ये सीढ़ियों से नहीं फिसली थी। इसको जानवरों की तरह मारा गया था, प्रताड़ित किया गया था, इतना टॉर्चर किया गया था कि यह सुध-बुध खो बैठी थी। पर पुलिस, तो यह अंदर की बात है, इसलिए मुझे पता है पुलिस क्या करे। रसूखदारों के आगे बेबस है। इसके किराएदार और पड़ोसियों ने तस्दीक की थी इसकी प्रताड़ना की, लेकिन बाद में सब मुंह फेर गए। इनके किराएदार मकान खाली कर गए। बाद में केस ही बंद हो गया। ओह, मुझे बेहद अफसोस और दुख हो रहा था मधुवंती के लिए। जब इसने सुध-बुध खो दी तो कभी कभी वकील साहब से मिलने घर आ जाने वाले किसी भी युवक को देखकर यह आक्रामक हो जाती, उसे मारने दौड़ती। लोग दबी जुबान में पागल कहने लगे तो घर वाले बहाना बनाकर यहाँ छोड़ गए। शायद इसे हर लड़के में कुणाल शर्मा नजर आता होगा। हाँ, पर प्यार और देखभाल, अपनों का सहारा, उनका सामे ही इसका इलाज था। यह पागल नहीं थी, बस परिस्थितियों व मानसिक विचलन की अवस्था थी। पर घर वालों के लिए यह बोझ बन चुकी थी और बदनामी की वजह भी। अध्यक्ष महोदय ये कहते हुए काफी संयत हो गए थे। अर्चना जैसे स्वयं से ही बुदा पड़ी। प्यार और अपनों का सहारा, ये दोनों ही इसके जीवन से शुरू से ही नदारद थे। प्यार की भूखी यह औरत हर कदम छली ही तो गई। पहले पिता ने छला परियों सी सुंदर नाजुक लड़की की कच्ची उम्र में इतने बड़े आदमी से शादी करके जहां उसके सपने कुचल दिए गए।
फिर चली गई पति विशाल दयाल द्वारा, जिसने इसे सिर्फ अपनी इच्छा पूर्ति का साधन समझा। फिर चली गई उस नीच कुणाल शर्मा द्वारा, जिसने इसके भोलेपन का खूब फायदा उठाया। फिर चली गई समाज द्वारा, जिसकी रूढ़ियों और नजरियों के चलते एक अच्छी खासी स्त्री को पागल करार दे दिया गया और किसी ने ऐतराज नहीं किया। सर, मैं इसके घर वालों से मिलना चाहती हूँ, कोई कांटेक्ट नंबर वगैरह? अध्यक्ष महोदय ने बताया, बेटी अब विदेश में है, लॉ की पढ़ाई कर रही है, बेटे को भी वहीं भेज दिया गया है। वकील साहब ने इस घटना के कुछ महीनों बाद ही दूसरी शादी कर ली थी, पर वे अब सर छोड़ गए हैं। सर, मैं मधुवंती माँ के लिए कुछ भी कर पाई तो खुद को खुशनसीब समझूंगी। अर्चना ने 2 दिनों की जी तोड़ कोशिशों के बाद वकील साहब और नंदिनी का नंबर हासिल कर ही लिया, लेकिन अफसोस, जब अर्चना ने नंदिनी को उसकी मां के साथ हुई घटना के बारे में सूचित किया तो नंदिनी ने अपनी मां के लिए जो कहा वो सुनकर अर्चना को धक्का लगा। एक गिरी हुई औरत को आप मेरी मां मत कहिए, मेरी मां तभी मर गई थी जब उसने पापा को चीट किया था। हम भाई बहन के साथ उसने जो किया उसकी यही सजा है। सॉरी, पर आप दोबारा फोन मत कीजिएगा, कहकर उसने फोन काट दिया। अर्चना निराश हो गई, पर फिर भी वकील साहब से उनकी एक क्लाइंट बनकर अपॉइंटमेंट लेकर मिलने पहुंच गई। वकील साहब के चेहरे से रोब और अभिमान टपक रहा था। जैसे ही अर्चना ने मधुवंती की चर्चा की, उनके तेवर बदल गए। उन्होंने नौकर को आवाज दी, राम, मैडम को बाहर जाने का रास्ता दिखा दो। अपमान से मैं उठकर खड़ी हो गई। मैं चली जाऊंगी सर, पर आप एक बार अगर उससे मिल लेते, बहुत बुरी स्थिति में है वो। अर्चना ने जैसे तैसे आखिरी कोशिश की। वे घूरते हुए बोले, आपको इलाज की जरूरत है मैडम, बेहतर है आप फौरन निकल जाएं। अर्चना वहां से निकल आई। अर्चना को ऐसे ही व्यवहार की आशंका थी, पर क्या पत्नी के अंतिम समय में भी एक पति सब कुछ भूलकर उसके पास आ खड़ा नहीं हो सकता? स्वार्थी कहीं का। अब अर्चना का अगला प्रयास उसे ढूंढना था, जो इस पूरे फसाद की जड़ था। वक्त कम था क्योंकि मधुवंती मां के बचने की आशा ना के बराबर थी। द्रौपदी मिश्रा कुणाल के ठिकाने पर पहुंची तो पता चला वह तो सालों से नवलपुर में ही है। शहर आए तो बरसों हो गए। 2 घंटों का रास्ता तय कर द्रौपदी मिश्रा किसी तरह कुणाल के पैतृक आवास पर पहुंची। वहां उसके वृद्ध माता पिता और भाई भाभी से मिली। सारा प्रकरण जानकर वे दुखी स्वर में बोले, उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से ही हमने कई साल पहले ही उसे अपने घर संपत्ति सबसे बेदखल कर दिया है। उसकी अयाशियों की वजह से ही उसके यहाँ आने पर रोक लगा दी। तब वो तब का निकला, अब तक पता नहीं कहाँ है, क्या कर रहा है। हमारा उससे कोई संपर्क नहीं, ना उसकी करतूतों से कोई लेना देना है। ईश्वर उस औरत को जिंदगी बख्शे। मेरे बेटे की वजह से किसी का घर खराब हुआ। मुझे शर्मिंदगी है कि वो मेरा बेटा है। सब ओर से हारकर द्रौपदी मिश्रा वापस आ गई। अध्यक्ष महोदय ने बताया, आज 5वां दिन है जैसे मधुवंती के प्राण कहीं अटके हैं। असहनीय तकलीफ में भी उसके मुंह से चित्कारों के साथ बस उसके बच्चों का नाम ही निकल रहा है। द्रौपदी मिश्रा एक बार फिर अस्पताल पहुंच गई। मधुवंती से मिलने की अनुमति लेकर वार्ड में पहुंची। पुलिस कर्मचारी भी बाहर ही खड़े थे, जो द्रौपदी मिश्रा को देख पीछे पीछे आकर खड़े हो गए। शालू, मैंने हल्के से पुकारा। एक अथाह कष्ट में डूबा स्वर कंठ से बाहर आया, नंदिनी। हाँ हाँ माँ, मैं नंदिनी। ना जाने अवचेतन की किस प्रेरणा से वशीभूत द्रौपदी मिश्रा ने इतना बड़ा झूठ बोला था। चेहरा पट्टियों से ढका होने की वजह से और दर्द के अतिरेक से उसने द्रौपदी मिश्रा को पहचाना नहीं। नंदिनी, मेरी गुड़िया, माफ कर दे। माँ, तुम माफी ना मांगो। एक गलती की तुमने बहुत सजा भुगत ली। तुम बिल्कुल पवित्र हो, गंगा जैसी मेरी बच्ची। मैं तेरी अच्छी माँ नहीं बन पाई, सबको दुख दिया। तू प्रार्थना कर दे अब मुझे मुक्ति मिले। अस्फुट से शब्द अत्यंत कष्ट के साथ उसके हलक से निकलते प्रतीत हो रहे थे। माँ, तुम ठीक हो जाओ, हम साथ में रहेंगे, जाने की बात मत करो, ठीक हो जाओ। और कुछ क्षणों में ही उसकी चित्कारें शांत हो चुकी थीं। उसकी आंखें स्थिर थीं। वह स्वार्थी दुनिया से दूर दूर जा चुकी थी। कानूनन ये केस खत्म हो चुका था।
सबके होते हुए भी आज वह लावारिस थी। सिर्फ एक गलती उसके जीवन का सबसे बड़ा गुनाह बन गई, जिसकी कीमत उसने इतने साल पागल खाने में काटकर और अंत गोतवा जान देकर चुकाए। क्या गुनहगार सिर्फ वही थी? शादीशुदा होते हुए भी गैर मर्द का सहारा ढूंढना उसकी गलती अवश्य थी। पर यह गलती करने पर मजबूर किसने किया? क्या वह गुनहगार नहीं था? अपने से 13 वर्ष छोटी लड़की से विवाह कर उसकी छोटी छोटी आशाओं को पूरा न करने वाला, उसके सपनों को कुचलने वाला गुनहगार नहीं था। उसे अपने जाल में फंसाकर पथभ्रष्ट करने वाला गुनहगार नहीं था। उसके साथ अन्याय होते देखकर भी जो परिवार वाले चुप्पी साधे रहे वे गुनहगार नहीं थे। उसके बच्चे जिनके लिए उसने सब कुछ न्योछावर कर दिया, उसकी अपेक्षा करने वाले क्या वे जिम्मेदार नहीं थे? ये सब तुम्हारे गुनहगार हैं मधुवंती। तुम्हारी गलती में इन सब की गलती भी शामिल है। तुम तो अपने साथ साथ उनके हिस्से की सजा भी काट गई। भगवान तुम्हें अपने चरणों में स्थान दें। दोबारा कभी यहाँ स्त्री बनकर जन्म ना लेना। प्यारे साथियों, मधुवंती की कहानी कोई अकेली घटना नहीं बल्कि उस समाज का चेहरा है जहाँ एक स्त्री की भावनाएं, इच्छाएं और तकलीफें अक्सर नज़रअंदाज कर दी जाती हैं। उसे सिर्फ एक भूमिका में देखा जाता है, बेटी, पत्नी, माँ, लेकिन एक इंसान के तौर पर समझा नहीं जाता। उसकी एक गलती को आधार बनाकर समाज ने उसे चरित्रहीन, पागल, गिरी हुई औरत का टैग दे दिया। लेकिन यह नहीं सोचा कि वह उस परिस्थिति में क्यों पहुंची। एक औरत जो स्नेह, अपनापन, सुरक्षा और सम्मान की भूखी थी। जब उसे ये सब अपनों से नहीं मिला तो उसने वह सहारा वहां ढूंढा जहां नहीं ढूंढना चाहिए था। पर क्या गलती सिर्फ उसकी थी? उसका पति विशाल दयाल, जिसने कभी उसकी भावनाओं को नहीं समझा, सिर्फ उसे उपभोग की वस्तु समझा, क्या वह निर्दोष था? कुणाल, जिसने उसकी मासूमियत और अकेलेपन का फायदा उठाया, क्या वह सही था? वह समाज जो चुप रहा जब उसे प्रताड़ित किया जा रहा था, क्या वह न्यायपूर्ण था? वे बच्चे जो उसकी ममता को भूल गए, क्या वे सही ठहरे? सच तो यह है कि मधुवंती ने सिर्फ अपनी नहीं बल्कि इस समाज की सामूहिक संवेदनहीनता की सजा भुगती। उसकी मौत एक और चेतावनी है कि अगर हम अपनी बेटियों, बहनों, पत्नियों को सिर्फ रिश्तों में बांधते रहेंगे, उन्हें इंसान के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, तो न जाने कितनी मधुवंती इस दुनिया से यूं ही लावारिस विदा होती रहेंगी। ये कहानी हमें ये सीख देती है कि हर स्त्री सिर्फ किसी की माँ, पत्नी या बेटी नहीं होती। वो एक इंसान होती है जिसकी भावनाओं, इच्छाओं और गरिमा का सम्मान किया जाना चाहिए। उसकी एक गलती को उसकी पहचान मत बनाइए, क्योंकि उस गलती के पीछे अक्सर बहुत सी अनदेखी गई सच्चाइयाँ होती हैं। अगर समाज समय रहते समझ जाए तो कई जिंदगियां बच सकती हैं। सिर्फ औरतें ही नहीं बल्कि समाज भी खुद को बदलना सीखे। प्यारे साथियों, तो कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्णा।